हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। पीडब्ल्यू के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत है दोस्तों। और मेरा नाम है ऋषि जोशी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्प्रिंट बैच के क्लास 9th की वन शॉट रिवीजन वीडियो सीरीज। इसमें हम करने क्या वाले हैं, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मैथमेटिक्स। एंड आज का टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम क्या करने वाले हैं, आप ध्यान से समझे कुछ बातें कि नंबर सिस्टम बेसिकली चैप्टर में क्या हमें समझाने की कोशिश कर रहा है। देखो बेटा, नंबर सिस्टम में बेसिकली आपको सारे रियल नंबर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। सारे रियल नंबर्स के बारे में आपको क्या करना है, पढ़ना है। अगर आप ये बात समझना चाहते हैं कि इन सारे रियल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स हम पढ़ने वाले हैं, तो स्टार्टिंग से मैं बात करूं तो सबसे फर्स्ट वाला जो नंबर था जो हमने डिस्कस किया था, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, ठीक है, इररेशनल नंबर्स, इन सारे नंबर्स की हम बात करने वाले हैं। इन नंबर्स को हमारे पूर्वजों ने एक बहुत ही पैटर्न से अरेंज किया हुआ है, एक बहुत अच्छे पैटर्न से क्या किया हुआ है, अरेंज किया हुआ है। और इस पैटर्न को हम किस नाम से जानते हैं बच्चे? नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस पूरे पैटर्न को ही हम क्या बोलते हैं बच्चे? नंबर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अब आप समझेंगे सर कि नंबर सिस्टम वाली बातें तो क्लियर है सर। अगर हम इसमें आगे बढ़ें तो बेटा दो तीन चीजें मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं। हम सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे टू द पॉइंट, है ना। किसी भी पॉइंट से इधर उधर की फालतू बातें हम नहीं करने वाले हैं, ठीक है। टू द पॉइंट बातें करेंगे, ठीक है। और उस टॉपिक पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, ठीक है। उसके सिमिलर क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली चैप्टर में आपको एक अच्छा स्ट्रॉन्ग एक अचीवमेंट मिल जाएगा। एक तरह से मैं बोलूं तो आपकी पकड़ बन जाएगी उस चैप्टर पे, राइट। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, आप ध्यान से समझते हुए चलेंगे, ठीक है, ठीक है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? दीज आर द काउंटिंग नंबर्स, राइट। बेसिकली ये क्या है? काउंटिंग नंबर्स हैं। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स इज डिनोटेड बाय एन। एन से हम नेचुरल नंबर्स को डिनोट करते हैं, यानी एन इक्वल्स टू, कभी भी एन लिखा हुआ मिलेगा कैपिटल एन तो हम समझ जाएंगे ये 1 2 3 4 एंड सो ऑन किसी एक सेट ऑफ नंबर्स को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे। यहां तक की बात अगर क्लिक है तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसका नाम है होल नंबर्स, राइट। होल नंबर्स क्या होता है? इफ वी इंक्लूड जीरो टू द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, राइट। नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन में जीरो इंक्लूड और कर दें, जो 1 2 3 4 वाला कलेक्शन था उसी में मैंने जीरो और इंक्लूड कर दिया बच्चे, तो ये बन गया होल नंबर्स कलेक्शन, ठीक है। और इस होल नंबर कलेक्शन को हम किस से डिनोट करेंगे बच्चे? कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। इज इट ओके टू एवरीवन, है ना। ये बातें छोटे बच्चे की एक तरह से बेसिक वाली बातें होती हैं, है ना, जो आपको क्लिक कर गई होंगी, ठीक है। ये सब आपको पता भी होगा ऑलरेडी। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स क्या होते हैं? देखो, आपने कहानी में अब तक इतना पढ़ लिया है कि 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिट, है ना। ये सारी चीजें तो आपने पढ़ ली है। अब अगर इसी में हम नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें? इफ वी इंक्लूड नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स टू द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स। अगर हम नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स इंक्लूड कर दें होल नंबर्स के कलेक्शन में, यानी -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, राइट, तो ये पूरा कलेक्शन ऑफ नंबर्स क्या बन जाएगा बच्चे? इस पूरे कलेक्शन ऑफ नंबर्स को हम बोल देंगे इंटीजर्स। क्या बोल देंगे? इंटीजर्स, क्लियर। और जब ये इंटीजर्स हैं हमारे पास में, तो कुछ बच्चों को ये भी क्लिक कर गया होगा कि साहब सर -1 -2 -3 -4 ये किस तरफ अप्रोच कर रहा है? माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। और 1 2 3 4 ये किस तरफ किस तरफ अप्रोच कर रहा है बच्चे? प्लस इन्फिनिटी की तरफ, राइट। तो ये सारे इंटीजर्स जो हैं इनको हम कुछ पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है, ये पूरा कलेक्शन किसको डिनोट करता है, तो आप बोलेंगे साहब ये पॉजिटिव इंटीजर्स को डिनोट करता है। पॉजिटिव इंटीजर्स को डिनोट करता है, राइट। अगर मैं बात करूं -1 -2 -3 एंड सो ऑन, राइट, तो ये कलेक्शन किसको डिनोट करता है? तो ये कलेक्शन डिनोट करता है नेगेटिव इंटीजर्स को, नेगेटिव इंटीजर्स को, राइट। अब
नेक्स्ट पॉइंट, अगर मान लीजिए मैं इस ऊपर वाले पॉजिटिव इंटीजर्स के कलेक्शन में 0 और ऐड कर दूं ना, इंक्लूड कर दूं 0, तो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, राइट। ये कलेक्शन ऑफ नंबर्स क्या हो जाएगा? वैसे तो आप बोलोगे सर ये होल नंबर होता है, हमें पता है, आप सर हमें डाइवर्ट नहीं कर सकते, पर मैं आपको बता दूं बेटा, इसको होल नंबर बोलने के अलावा एक और नाम है इसका। वो एक और नाम क्या है बच्चे इसका? इसका नाम है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, समझेंगे आप ये बात? क्योंकि इसमें नेगेटिव इंटीजर्स वाला पार्ट हमने हटा दिया ना। इंटीजर्स वो जो नेगेटिव नहीं है, ऐसे इंटीजर्स जो नेगेटिव नहीं है, दोज आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, वो 0 1 2 3 4 सो ऑन टिल इनफाइनाइट तक जाएंगे, राइट। और अगर इसी के साथ मैं सेकंड वाला जो कलेक्शन था -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी सॉरी, ठीक है, अगर उसमें मैं 0 इंक्लूड कर देता हूं तो 0 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ठीक है जी। इसको कलेक्शन को लेके जाएं तो ये बनेगा नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। होप सो ये 4 बातें आपको अच्छे से क्लिक कर गई होंगी, ठीक है। और अगर ये बातें चारों आपको क्लियर हैं तो आप ये समझ जाएं कि कभी भी इंटीजर्स को डिनोट करने के लिए, यानी इंटीजर्स का जो एक सेट होता है, इस सेट को डिनोट करने के लिए हमारे पास या तो हम डिनोट करेंगे z से या डिनोट करेंगे हम i से, ठीक है। तो अगर कहीं पे भी z पॉजिटिव लिखा हुआ है तो उसका मतलब है ये डिनोट कर रहा है पॉजिटिव इंटीजर्स को। किसको डिनोट कर रहे हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स को। और अगर z नेगेटिव लिखा हुआ है तो किसको डिनोट कर रहा है बच्चे? नेगेटिव इंटीजर्स को। क्लियर है यहां तक? यहां तक की बातें आपको क्लिक कर गई होंगी, सोप सो। तो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं, दैट इज रैशनल नंबर्स, है ना। रैशनल नंबर क्या होता है ना, सब लोगों को पता है ना, पर जब भी मैं किसी से पूछता हूँ रैशनल नंबर क्या होता है तो वो 2 बातें कह के निकल जाता है, सर नंबर p/q की फॉर्म में होना चाहिए और q मस्ट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। ये बातें सब बोल देते हैं, लेकिन एक खास बात जो होनी चाहिए कि यहां पे p एंड q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। p एंड q इंटीजर्स होने चाहिए। अगर ये इंटीजर्स हैं तब तो ठीक है, अगर ये इंटीजर्स नहीं है तो ये दोनों सिचुएशन वेरीफाई करने के बाद भी वो रैशनल नंबर नहीं होगा। इंटीजर्स होना मैंडेटरी है, ठीक है। तो आप ये समझ जाएं, दीज आर द numbers which can be represented in the form of p/q, right? ऐसे नंबर्स जिनको मैं p/q की फॉर्मेट में लिख सकता हूं। q is not equal to 0, q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, एंड p एंड q आर इंटीजर्स। p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। तो उस पर्टिकुलर कलेक्शन को हम क्या बोल देते हैं? रैशनल नंबर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बच्चे? रैशनल नंबर बोल देते हैं। कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने का काम किसका है भाई? Q का। किसका रिप्रेजेंट है? किसका काम है? Q का। क्योंकि देखो, अगर किसी भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आपने P/Q लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बच्चे? P/Q, है ना। तो इसको आप अगर वर्ड्स में बोलना चाहें तो P/Q का जो भी रिजल्ट आएगा दैट विल बी नोन एज क्वोशिएंट। किससे रिप्रेजेंट करेंगे उसको? क्वोशिएंट से। अगर हम Q से P को डिवाइड कर दें, ठीक है, और पूरा डिवाइड करना है, डेसिमल वेसिमल सब जितना आगे तक डिवाइड कर सकते हो वहां तक डिवाइड करोगे, तो इसका जो रिजल्ट आएगा उसको बेसिकली बोलेंगे क्वोशिएंट। तो क्वोशिएंट स्टार्ट हो रहा है Q से, दैट्स वाई जो भी रैशनल नंबर्स होते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? Q से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां तक की बात होप सो आप पकड़ पाए होंगे, ठीक है। अगर ये बातें आपको क्लिक कर गई हैं तो आप ये समझें कि 3/4 रैशनल नंबर क्यों है। 3/4 रैशनल नंबर क्यों है, उसके पीछे 3 रीजन है। पहला, 3/4 p/q की फॉर्मेट में है। सेकंड रीजन, 3 और 4 यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही लोग इंटीजर्स हैं। दोनों ही लोग क्या हैं? इंटीजर्स में। 3 और 4 दोनों इंटीजर्स में आते हैं। एंड थर्ड थिंग, डिनोमिनेटर का जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 है। डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए 3/4 क्या है? रैशनल नंबर है। तो बेसिकली कोई भी नंबर रैशनल नंबर तब होगा जब वो 3 सिचुएशंस को क्या करेगा? स्पेसिफाई करेगा। वो बताएगा कि मेरे पास 3 क्वालिटी जो रैशनल नंबर के होने के लिए होनी चाहिए, वो तीनों क्वालिटी मेरे पास है, ठीक है। तो 3/4 में हमने ये देख लिया, पहला कंडीशन p/q फॉर्म, सेकंड कंडीशन
P और Q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। थर्ड कंडीशन, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तीनों कंडीशंस को वेरीफाई कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज अ रैशनल नंबर। अब आप -1/2 या -14/9 दोनों तीनों जो भी एग्जांपल्स हैं उनको चेक कर सकते हैं। मेरा सवाल आपसे है कि जीरो एक रैशनल नंबर होता है कि नहीं होता? आप ये समझें कि जीरो इज अ रैशनल नंबर और नॉट। अगर मैं बात करता हूं जीरो की, जीरो इज अ रैशनल नंबर और नॉट, तो भैया जीरो के अपॉन में हम क्या लगा सकते हैं? 1 लगा सकते हैं, राइट? जीरो के अपॉन में अगर हम 1 लगा सकते हैं तो जीरो कौन सी फॉर्म में है? P/Q फॉर्म में है, ठीक है कि नहीं है? P और Q दोनों क्या है? इंटीजर्स हैं, और डिनोमिनेटर का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है ना? डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 तो नहीं है ना? नहीं है। 1 है मतलब 0 नहीं है। और इस सिचुएशन में ये तीनों ही कहानियों को स्पेसिफाई कर रहे हैं परफेक्टली। तीनों सिचुएशंस को क्या कह रहा है कि भाई हाँ मैं सही हूं, इसलिए 0 क्या है? 0 इज अ रैशनल नंबर। 0 इज अ रैशनल नंबर। आप ये बात अगर समझ पाए तो बहुत ही अच्छा है, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, है ना? नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? सॉरी स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ध्यान से समझे आप। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, ठीक है? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होते हैं, ध्यान से समझे आप। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, मान लो मेरे पास एक रैशनल नंबर है 1/2, ठीक है, और एक रैशनल नंबर है 4/8, और एक रैशनल नंबर है 6/12। आप समझे ये 3 डिफरेंट रैशनल नंबर हैं, 1/2, 4/8 एंड 6/12, है ना? तीनों क्या है? डिफरेंट रैशनल नंबर्स हैं। लेकिन आप ये समझें कि 1/2 को मैं 1/2 ही अगर रहने दूं, और 4/8 में न्यूमरेटर में भी 4 का डिवाइड और डिनोमिनेटर में भी 4 का डिवाइड अगर कर दिया जाए, ठीक है, तो यहां पे रिजल्ट आ जाएगा 1/2। 6/12 में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही अगर किसका डिवाइड कर दिया जाए? 6 का डिवाइड कर दिया जाए, तो यहां पे भी रिजल्ट कितना आ जाएगा बच्चे? 1/2। तो बेसिकली जो 1/2 की सिंपलेस्ट फॉर्म है वही फॉर्म 4/8 की है, वही सिंपलेस्ट फॉर्म 6/12 की है, राइट? तो इफ देयर आर 2 और मोर रैशनल नंबर्स इन सच अ वे दैट देयर सिंपलेस्ट फॉर्म आर सेम, है ना? अगर सिंपलेस्ट फॉर्म सेम है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो रैशनल नंबर्स क्या बोले जाएंगे बेटा? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स बोले जाएंगे, ठीक है? मतलब उनकी डेसिमल एक्सपेंशन सेम होगी, या फिर उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी? हमेशा सेम होगी, राइट? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर वाली बात अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे ना। पहला और खास पॉइंट, अगर कहीं पे आपसे पूछ लिया जाए पॉजिटिव रैशनल नंबर्स क्या होते हैं साहब, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, तो समझो पॉजिटिव रैशनल नंबर मतलब ज्यादा कुछ नहीं। आपको पता है ना रैशनल नंबर किससे मिलकर बना हुआ है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इसी से मिलकर बना हुआ है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो साहब अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर या तो दोनों पॉजिटिव हो, दोनों कैसे हो? पॉजिटिव, या फिर दोनों कैसे हो? नेगेटिव, तो सिचुएशन में रैशनल नंबर कैसा होता है? पॉजिटिव रैशनल नंबर होता है। इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑफ सेम साइन, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन सेम है तो हम उस पर्टिकुलर रैशनल नंबर को क्या बोलेंगे भाई? पॉजिटिव रैशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है? एंड सेकेंड पॉइंट, व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव रैशनल नंबर? नेगेटिव रैशनल नंबर क्या होगा हमारी नजर में? अगर मैं कहता हूं कि इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर हैविंग डिफरेंट साइन, अगर दोनों पर डिफरेंट साइन है, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव डिनोमिनेटर नेगेटिव, या फिर न्यूमरेटर नेगेटिव डिनोमिनेटर पॉजिटिव, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं क्या बोलूंगा कि ये नेगेटिव रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इज इट क्लियर? कहानी पकड़ में आती है? होप सो। अगर ये कहानी पकड़ में आती है तो हम क्विकली आगे बढ़ेंगे बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि हमारा एक एक मिनट क्या है? इंपॉर्टेंट है, हमारे से ज्यादा आपका एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है, राइट? चलिए अगली बात करते हैं। इफ द रैशनल नंबर a अपॉन b इज नेगेटिव, ध्यान से समझना, a अपॉन b कैसा है? नेगेटिव है।
नेगेटिव है, ए अपॉन बी रैशनल नंबर है, उसने बोला ए अपॉन बी क्या है, रैशनल नंबर, और नेगेटिव भी है, मतलब ये नेगेटिव रैशनल नंबर है, मतलब ये क्या है, नेगेटिव रैशनल नंबर है। और कोई भी रैशनल नंबर नेगेटिव होता है तो उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साइन कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इसने बोला कि न्यूमरेटर यानी ए कितना है, 5 है, 5 है मतलब पॉजिटिव है, न्यूमरेटर कैसा है बच्चे, पॉजिटिव, और अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर कैसा लेना पड़ेगा, हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू नेगेटिव सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में -4, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये बात क्लियर है, ठीक है, समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। चलिए अगली बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे नहीं आएंगे, नेक्स्ट एक बिल्कुल मुद्दे वाली बात है, जो आपको समझ में आए तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बात कह रही है कि एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर, हर एक फ्रैक्शन जो दुनिया में अवेलेबल है वो एक रैशनल नंबर है, लेकिन एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ फ्रैक्शन। सारी की सारी फ्रैक्शन रैशनल नंबर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे रैशनल नंबर फ्रैक्शन होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि फ्रैक्शन के बारे में और रैशनल नंबर के बारे में आपको मैं बता दूं, दोनों में क्या खास बातें हैं। देखो, फ्रैक्शन जो होती है ना बेसिकली ए अपॉन बी की फॉर्म में होती है साहब। फ्रैक्शन किसकी फॉर्म में होती है, ए अपॉन बी की फॉर्म में। रैशनल नंबर किसकी फॉर्म में होता है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। सर ये तो सेम ही है। नहीं नहीं, रुको जरा, सबर करो, ठीक है। ए अपॉन बी की फॉर्म में जो फ्रैक्शन है, इसमें ए एंड बी आर होल नंबर्स। ए और बी क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं साहब। एंड बी मस्ट नॉट इक्वल टू 0। और यहां पे रैशनल नंबर में पी अपॉन क्यू की फॉर्म होती है। पी एंड क्यू क्या होते हैं, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू मस्ट नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। क्या लगता है, पी और क्यू इंटीजर्स हैं, इसका मतलब पी और क्यू में से कोई भी एक या दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन यहां पे ए और बी होल नंबर्स हैं, तो या तो ए और बी में से सिर्फ ए 0 होगा, बी तो 0 हो नहीं सकता, तो या तो ए 0 होगा, या फिर उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जिसमें ए 0 नहीं है, उसमें ए और बी सिर्फ पॉजिटिव ही हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी नेगेटिव नहीं हो सकता। और अगर ये डिफरेंस आप समझ पाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो अगला डिफरेंस समझिए कि फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है पार्ट ऑफ अ होल, ठीक है जी। फ्रैक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है, पार्ट ऑफ अ होल को, ठीक है। मतलब आप ये समझें कि अगर एक सर्कल है, ठीक है, उस सर्कल का 1/4 पार्ट रिप्रेजेंट करने के लिए मैं जो फ्रैक्शन यूज करूंगा वो होगी 1/4, राइट। फ्रैक्शन जस्ट यूज्ड फॉर जस्ट टू रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ अ होल, ठीक है। और पार्ट ऑफ अ होल को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हमें फ्रैक्शन चाहिए, तो आपको पता है कोई भी ऐसी क्वांटिटी का पार्ट की हम बात ही नहीं करेंगे जो क्वांटिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती, हाँ या ना। मतलब जो क्वांटिटी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करेगी, मान लो एक सर्कल मैंने बनाया है, ये एग्जिस्ट कर रहा है ना, तभी तो इसका 1/4 भी हम एग्जिस्ट करा पा रहे हैं, तो वो कैसा आएगा, हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। क्या किसी ऐसी क्वांटिटी के बारे में इमेजिन कर सकते हैं जिसका कोई एक पार्ट नेगेटिव हो, है ना। वो बहुत मुश्किल होगा ना, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, आपके लिए भी मुश्किल होगा। तो आप ये समझें कि फ्रैक्शन इज पार्ट ऑफ अ होल, अ रैशनल नंबर इज ऑफ द फॉर्म p by q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q मस्ट नॉट इक्वल टू 0। दिस इज द बेसिक डिफरेंस कि सारे के सारे फ्रैक्शन जो हैं वो रैशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे रैशनल नंबर फ्रैक्शन हो ऐसा जरूरी नहीं है। बात अगर क्लिक कर गई तो तुरंत से पहले आगे बढ़ते हैं, रिप्रेजेंटिंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ठीक है। रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें, ठीक है। पहला काम, मान लो कोई एक रैशनल नंबर है p by q, ठीक है। p एंड q इंटीजर्स हैं, ठीक है। p एंड q क्या है, कोप्राइम्स हैं। कोप्राइम समझते हैं आप, q मस्ट नॉट इक्वल टू 0। p एंड q कोप्राइम है। कोप्राइम का मतलब कि p और q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। अदर देन 1 p और q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में p अपॉन q इज बेसिकली इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, p में q का डिवाइड करके देखना है सिर्फ, है ना। p में q का डिवाइड करके देखना है कितने टाइम्स डिवाइड जा सकता है। लेट्स से मेरे पास अगर यहाँ पे होता 7/3,
ठीक है, और मुझे उसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होता, तो मैं क्या करता बच्चे, सोचने वाली बात ये है, मैं क्या करता इसमें, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं 7 में डिवाइड करता 3 से, 3 2 जा 6, कितना बच गया 1, मतलब मैं 7/3 को लिख सकता हूं 2/1/3, हाँ या ना, इतना अगर मैं लिख सकता हूं 7/3 को 2/1/3, तो कुछ बच्चों को तुरंत क्लिक कर गया, अरे सर ये 2 से थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन 3 से कम है, तो मतलब सर 7/3 की जो लोकेशन होगी ना नंबर लाइन पे, वो लोकेशन 2 के आगे लेकिन 3 के पीछे होगी, हाँ या ना, ये बात क्लिक कर गई। वैसे ही सेम हमें Q से P में डिवाइड करना है, और डिवाइड करके देखना है कि क्वेश्चन क्या आ रहा है। जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन नंबर लाइन पे जहां भी होगा उससे जस्ट आगे कहीं ना कहीं कौन बैठा होगा, हमारा रैशनल नंबर बैठा होगा। तो अभी हम क्या करते हैं, सेम सिचुएशन में 7/3 को रिप्रेजेंट करके देख लेते हैं। तो मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की है बच्चे, ठीक है, ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की, ठीक है, नंबर लाइन पे यहाँ पे 0 बिल्कुल मिडिल में, फिर 1, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन, इधर -1 एंड सो ऑन, ठीक है। आप जितना बड़ा आपका पेज है उतना बड़ा नंबर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। बेसिकली नंबर लाइन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ऑल रियल नंबर्स। रियल नंबर मैंने बताया था, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, सारे रैशनल नंबर, सारे इरेशनल नंबर, सबको हम इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 7/3 को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैंने पता लगा लिया है कि 7/3 कौन कौन से कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में आ रहा है, 2 और 3 के बीच में आ रहा है, राइट। तो 2 और 3 के बीच में अब हमें जो प्रोसीजर करना है वो आप ध्यान से समझें। ये रैशनल नंबर जो है वो 2 के भी बाद में 1/3 पे लाई कर रहा है ना, 1/3 के। तो 2 के भी बाद में मुझे डिनोमिनेटर देखना है, कितना है, डिनोमिनेटर है 3, मींस 2 और 3 के बिटवीन जो डिस्टेंस है ना बेटा, उसके मुझे 3 पार्ट करने हैं। कितने पार्ट करने हैं, 3 पार्ट। आप ये समझें कि अगर एक लाइन सेगमेंट ए बी मेरे पास होता और मुझे उसके 2 पार्ट्स करने होते, तो मैं उस पर कितने पॉइंट मार्क करता, उस पर मैं सिर्फ 1 पॉइंट मार्क करता। जैसे ही मैं 1 पॉइंट मार्क करूंगा तो इसके 2 पार्ट्स हो गए, 1 एंड 2, क्लियर। अगर मुझे इसके 3 पार्ट्स करने होते, कितने पार्ट्स करने होते बच्चे, अगर मुझे इसके 3 पार्ट करने होते तो मुझे इस पे कितने पॉइंट प्लॉट करने होते, 2 पॉइंट्स प्लॉट करने होते। जितने पार्ट्स करने हैं उनसे एक कम पॉइंट्स मार्क कर देने से हमारा काम हो जाता है, राइट। तो मैंने क्या किया, 2 और 3 के बिटवीन मुझे 3 पार्ट्स करने, तो मैंने क्या किया, इस पे 2 पॉइंट्स प्लॉट कर दिए बच्चे, ठीक है। तो 2 के जस्ट बाद वाला पहला जो पॉइंट है वो रिप्रेजेंट करेगा 2/1/3 को, सेकेंड वाला रिप्रेजेंट करेगा 2/2/3 को, और थर्ड वाला तो 3 को रिप्रेजेंट कर ही रहा है, क्लियर। तो आपको जो नंबर चाहिए था, जिस नंबर को आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था, वो था 2/1/3 या फिर बोले तो 7/3। होप सो आपको क्लिक कर गया होगा कि नंबर लाइन पे हम रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए बिना देर किए नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हमारा वेट कर रहा था, रिप्रेजेंट 1/3 एंड -1/3 ऑन द नंबर लाइन। कितने लोग, आई थिंक सब लोग कर लेंगे इस क्वेश्चन को। फिर भी एक स्पीड से इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, ध्यान से समझें। सबसे पहला काम, नंबर लाइन ड्रॉ की, बीच में लगाया 0, 0 के राइट में 1, लेफ्ट में -1, फिर -2 इधर और इधर +2, क्लियर, एंड सो ऑन। नंबर लाइन चलती रहेगी, हमारे लिए नहीं रुकेगी। एंड 1/3 जो मेरे पास लिखा हुआ है उसमें मैं अगर 1 में 3 का डिवाइड करके देखूं तो आप लोग बोलोगे सर डिवाइड ही नहीं हो रहा। मैं कहूंगा बेटा हो रहा है डिवाइड, कितने टाइम्स, 0 टाइम्स डिवाइड हो रहा है। 3 0 सा 0, रिमाइंडर कितना बचा 1, ठीक है। तो 1/3 को मैं 0/1/3 लिखता हूं सब, है ना। ये बात आप समझें, और जिस दिन आप ये बात समझेंगे उस दिन आप ये समझेंगे कि 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। तो 1/3 0 और 1 के बीच में लाई कर रहे हैं सब, है ना। तो 0 और 1 के बीच में कितने पार्ट करने हैं, 3 पार्ट। और जब भी 3 पार्ट करने होते हैं तो मैं कितने पॉइंट्स मार्क करता हूं, 2 पॉइंट्स मार्क करता हूं। जितने पार्ट्स करने हैं उनसे 1 लेस मार्क करूंगा तो मुझे मेरे रिक्वायर्ड पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 1/3 और यहाँ पे 2/3, क्लियर। फर्स्ट वाला रिप्रेजेंट करेगा 1/3 को, क्लियर, 1/3 रिप्रेजेंट हो गया। और मुझे क्या करना था, -1/3। तो 0 और -1 के बीच में मुझे क्या करना होगा, मुझे फिर से वही सेम सिस्टम, -1/3 है, माइनस तो रहने दो, 1 में अगर 3 का डिवाइड करेंगे तो 0 टाइम्स डिवाइड होगा, तो ये माइनस का 0/1/3 है। तो 0 से नेगेटिव की तरफ लाई करने वाला है ये,
तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स मार्क कर लिए मैंने बच्चे, ठीक है। मुझे फर्स्ट वाले पॉइंट को चेक करना है, वही हमें चाहिए। तो फर्स्ट वाला जो पॉइंट होगा 0 के सबसे पास, उसको हम बोलेंगे 0/1/3, वो भी नेगेटिव वाला, या फिर मैं बोलूं तो -1/3। क्या बोलेंगे बच्चे? -1/3। ये हमारा सेकंड पॉइंट है जो हमें रिक्वायर्ड था। दोनों को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। होप सो यहां तक की बातें आपको क्लियर होंगी। चलिए हम अगली बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे, बिना देर किए ना। पहली चीज, नेक्स्ट टॉपिक हमें क्या कहता है ये देख लेते हैं। इंसर्टिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स, राइट। टू गिवन रैशनल नंबर्स के बिटवीन हमें रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं बेटा, ठीक है। टू गिवन रैशनल नंबर्स के बिटवीन हमें रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं। लेट्स से कोई भी 2 रैशनल नंबर्स हैं, जैसे 4 और 7, उनके बीच में कौन कौन से रैशनल नंबर होंगे? 5 और 6 हैं। वो तो इंटीजर्स भी हैं, है ना। 5 और 6 जो आपको दिख रहे हैं वो इंटीजर्स भी हैं। वैसे ही आप ये समझें कि 2 गिवन रैशनल नंबर्स के बीच में हम बहुत सारे रैशनल नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। क्या रीजन है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रैशनल नंबर इंसर्ट करने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट, एवरेज मेथड। कौन सा मेथड है बच्चे? एवरेज मेथड। एवरेज मेथड क्या कहता है, ध्यान से समझें आप बात। एवरेज मेथड कहता है इफ ए एंड बी आर 2 रैशनल नंबर्स देन a प्लस बी बाई 2। बेटा a प्लस बी बाई 2 पता है, ये होता है एवरेज ऑफ a एंड b, राइट। एवरेज ऑफ a एंड b। तो अगर a और b 2 रैशनल नंबर्स हैं तो a प्लस बी बाई 2 विच इज एवरेज ऑफ a एंड b लाइज बिटवीन देम। अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके मैं आपको बताऊं, अगर a लेसर है b से, a लेफ्ट में होगा, b राइट में होगा, और उन दोनों का एवरेज उनके बिल्कुल बीचों बीच a प्लस बी बाई 2 यहां पे होगा। ये बात अगर आपको समझ में आती है तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मेरे को 3 और 4 गिवन होगा और उनके बीच में कोई एक रैशनल नंबर चाहिए तो मैं क्या करूंगा? 3 + 4 और अपॉन में कितना कर दूंगा? 2। यानी 3 + 4 कितना हो जाएगा? 7/2 यानी बेसिकली 3.5, जो 3 और 4 के बीच में ही लाई करना चाहिए था। यहां तक की बात अगर आपको क्लिक करती है तो दिस इज फर्स्ट मेथड नोन एज एवरेज मेथड, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे? एवरेज मेथड बोलते हैं। सेकेंड मेथड होता है जिसका कोई स्पेशल नाम नहीं है, आप ये समझ लें कि ये बिल्कुल बेसिक है, बेसिक पैटर्न है एक तरह से ये समझने का कि अगर मुझे इंसर्ट करने हैं एक से ज़्यादा या बहुत सारे रैशनल नंबर्स, जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे मेरे पास है 1 और यहाँ पे मेरे पास है 2 और मुझे निकालने हैं 5 रैशनल नंबर्स। क्या निकालने हैं? 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, 5 रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा? 1 और 2 को लिखूंगा, बीच में लिखूंगा एंड। मैं चेक करूंगा कि दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या हैं, तो यहाँ पे 1 के अपॉन में भी 1 है, 2 के अपॉन में भी 1 है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। और जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं तो मुझे क्या करना है? मुझे जितनी रिक्वायरमेंट है उससे एक ज़्यादा, 5 रैशनल नंबर्स की रिक्वायरमेंट थी, उससे एक ज़्यादा यानी 6 का मल्टीप्लाई, 6 का डिवाइड दोनों ही साइड्स में कर देना है। तो 6 1 जा 6 अपॉन 6 1 जा 6 एंड 2 6 जा 12 अपॉन 6 1 जा 6। तो सिंपल सी बात है, 6 अपॉन 6 और 12 अपॉन 6 मेरे पास 2 रैशनल नंबर्स हैं। इनके बीच में मुझे कौन कौन से रैशनल नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे? आप सोचो, 6 अपॉन 6 और 12 अपॉन 6 के बीच में क्या क्या आता है? देखो 6 अपॉन 6 से जस्ट बड़ा रैशनल नंबर होता है 7 अपॉन 6, उससे बड़ा होता है 8 अपॉन 6, उससे बड़ा होता है 9 अपॉन 6, उससे बड़ा रैशनल नंबर 10 अपॉन 6, उससे बड़ा रैशनल नंबर 11 अपॉन 6, उससे बड़ा है 12 अपॉन 6 जो हमें गिवन था। ये दोनों चीज़ें तो हमें गिवन थी बच्चे, है ना। इसको आप 1 लिख दीजिए, इसको आप 2 लिख दीजिए, और 1 और 2 के बीच में आपके रैशनल नंबर्स आ गए 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, ठीक है जी। तो दीज आर द रिक्वायर्ड 5 रैशनल नंबर्स। होप यू गॉट दिस पॉइंट, दिस बेसिक पैटर्न ऑफ कैलकुलेटिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन गिवन 2 रैशनल नंबर्स, राइट। उसके बाद में नोट क्या कहता है, ध्यान से समझें। ये तो आप लोगों ने यहाँ पे भी क्लिक कर लिया होगा, जो नोट में लिखा हुआ है वो तो आपने यहाँ पे भी क्लिक कर लिया होगा कि अगर हमने 6 और 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो हमें कितने रैशनल नंबर मिल गए? 5। सर अगर हम यहाँ पे
60 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते, यहाँ पे भी 60 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते, तो हमें कितने रैशनल नंबर मिल जाते? 59 रैशनल नंबर मिल जाते बच्चे, है ना। जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो उससे एक कम, है ना। अगर इन दोनों न्यूमरेटर्स में कोई गैप नहीं है तो, है ना, गैप ज़्यादा होगा तो और ज़्यादा रैशनल नंबर्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये समझें आप कि अगर आप 60 का मल्टीप्लाई डिवाइड करते तो 59 रैशनल नंबर मिलते, अगर आप 600 का मल्टीप्लाई करते तो और ज़्यादा मिलते, 6000 का मल्टीप्लाई डिवाइड करते तो और ज़्यादा मिलते, और आप जितने बड़े से बड़े नंबर तक जाते जाओगे मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए, उतने ही ज़्यादा रैशनल नंबर्स आपको इन दोनों गिवन रैशनल नंबर्स के बिटवीन मिलते जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, वी कैन फाइंड एनी नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। कोई भी गिवन टू रैशनल नंबर्स के बिटवीन हम एनी नंबर, कितने भी रैशनल नंबर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स। कोई भी टू रैशनल नंबर्स के बिटवीन कितने रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं? इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारे, ठीक है। चलिए अगली बात हम करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, बिना टाइम वेस्ट किए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इंसर्ट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1/3 एंड 1/4। अभी मेरे पास क्वेश्चन है -1/3 एंड 1/4, ठीक है। इन दोनों के बिटवीन मुझे 3 रैशनल नंबर्स चाहिए बच्चे, है ना। अब आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन तो हम ही कर लेंगे ना, क्या ही डिफरेंस है? तो बेटा इसमें देखो आप, दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है। जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे तब हमारा काम है दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लीजिए। 3 का और 4 का एलसीएम आप लेंगे। 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है साहब? 12 होता है। 3 एंड 4 का एलसीएम जब 12 होता है तो उसके बाद में आपको क्या करना है? 3 और 4 का एलसीएम 12 होता है, तो -1/3 में मैं किसका मल्टीप्लाई करूं? 4 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूं। तो मैंने यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई डिवाइड किया ताकि डिनोमिनेटर 12 बन जाए, और 1/4 में मैंने 3 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया ताकि डिनोमिनेटर 12 बन जाए। तो ये हो गया -4 1 -4 अपॉन 4 3 12 एंड 3 1 3 अपॉन 4 3 12। अब आप सोचेंगे कि सर -4 और प्लस का 3, इनके बीच में बहुत गैप है ना, बहुत गैप है, बहुत स्कोप है ना, कि सर -4/12 से बड़ा होता है -3/12, उससे बड़ा होता है -2/12, उससे बड़ा होता है -1/12, उससे बड़ा होता है 0/12, उससे बड़ा होता है 1/12, उससे बड़ा होता है 2/12 और उससे बड़ा होता है 3/12। तो सर हमें गिवन टू रैशनल नंबर्स के बिटवीन कितने रैशनल नंबर ऑलरेडी बिना कुछ करे ही मिल गए? बहुत सारे मिल गए। हमें कितने चाहिए थे? 3। हम कितने आंसर दे रहे हैं? बहुत सारे, है ना। इज इट क्लियर टू यू कि इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपको जितने रैशनल नंबर चाहिए उतने का उससे एक ज्यादा का मल्टीप्लाई और डिवाइड करना ही पड़े, है ना। ऐसा मैंडेटरी नहीं है। कई बार ऐसा होगा कि गिवन रैशनल नंबर ही इसी टाइप के होंगे कि उनके बीच में ऑलरेडी इतना गैप होगा कि आपको जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी रिक्वायरमेंट आपकी वैसे ही फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना ही है ना, कोई चीज फिक्स नहीं है। आप बस बेसिक पकड़ के रखो। बेसिक अगर आपको पता है कि क्या अप्रोच है तो आप आराम से इस चीज को डील कर सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए अगली स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर्स का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा सर ये क्या होता है? तो मैं कहूंगा इधर सारा जो लिखा हुआ है ना उसको एक बार के लिए छोड़ते हैं ना, एक एग्जाम्पल पे बात करता हूं। मान लो आपके पास में 1/4 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बच्चे? 1/4। अब आप ये समझेंगे कि 1/4 का हम क्या कर सकते हैं सर। जैसे मान लो आप एक कमरे में बंद हो, ठीक है। अब कोई काम नहीं है आपके पास में, बिल्कुल जिंदगी बिल्कुल खाली, कोई काम ही नहीं है और सिर्फ 1/4 पड़ा है और कोई आगे पता ही नहीं क्या करना है। तो आप, है ना, बिल्कुल किसी भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आप ये तो समझ ही जाओगे कि सर हम ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, बस 1 में ना 4 का डिवाइड कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, और कुछ करने के लिए है ही नहीं। तो 1 में जब 4 का आप डिवाइड करोगे तो डेसिमल आप अप्लाई करोगे, जैसे ही पॉइंट लगाओगे, पॉइंट लगाते ही यहाँ पे 0, 4 × 2 दैट इज 8, रिमाइंडर बचेगा 2। देन डेसिमल लगाए हुआ है ना, डेसिमल, ठीक है। जैसे ही डेसिमल लगाते हैं, डेसिमल लाइक ऐसा इन्वेस्टमेंट कि हर स्टेप में 0 मिलता ही जाएगा ना। तो नेक्स्ट स्टेप में अपने आप आपको 0 मिला, ठीक है। 0 मिलते ही 4 × 5 कितना? 20, रिमाइंडर कितना आया? 0। तो आपको पता लगा कि 1/4 जो होता है ना वो किसके इक्वल होता है? 0.25 के। अच्छा
कुछ बच्चों को क्लिक कर गया सर 1/4 तो 0.25 ही होता है ना सर, इसमें कौन सी नई बात है? तो बेटा नई बात सिर्फ इतनी सी है कि ये p/q की फॉर्म थी। ये कौन सी फॉर्म थी? p/q की फॉर्म। और ये कौन सी फॉर्म है? ये है डेसिमल फॉर्म। क्या है? डेसिमल फॉर्म। बेसिकली किसी रैशनल नंबर की p/q फॉर्म को डेसिमल फॉर्म में जब हम चेंज करते हैं तो जो रिजल्ट निकल के आता है इज नॉन एज डेसिमल एक्सपेंशन। क्या बोला जाता है बेटा? डेसिमल एक्सपेंशन बोला जाता है। डेसिमल एक्सपेंशन, ये वर्ड क्लियर है? डेसिमल एक्सपेंशन। अब डेसिमल एक्सपेंशन आप किसी भी रैशनल नंबर का निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल हाँ, हम हर रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते हैं। वो अलग बात है कि किसी डेसिमल एक्सपेंशन को निकालते निकालते हमें हो सकता है कि काफ़ी टाइम लग जाए, है ना। जैसे लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक छोटा सा, ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल सिंपल। 1/3, ठीक है। 1 में हमें 3 का डिवाइड करना है, राइट। तो 1 में मैंने 3 का डिवाइड स्टार्ट किया, 0.0 का इन्वेस्टमेंट, है ना, डेसिमल इन्वेस्टमेंट कर दिया, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 3 3 जा 9, रिमाइंडर कितना आएगा बच्चे? 1। क्लियर? फिर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ना, तो रिटर्न्स तो मिलते रहेंगे। फिर से कितना आया? 0। 3 3 जा 9, रिमाइंडर कितना? 1। फिर अगेन 0, फिर 3 3 जा 9, रिमाइंडर अगेन 1, देन 0, 3 3 जा 9, अगेन रिमाइंडर 1, देन 0 एंड सो ऑन। क्या लगता है ये प्रोसीजर कब तक चलता रहेगा? चलता ही जाएगा ना, चलता ही जाएगा, रुकेगा नहीं ये प्रोसीजर। और देखिए इसी के साथ आपको ये दो चीजें क्लिक कर गई कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिवीजन प्रोसेस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिवीजन प्रोसेस। एक तो ऐसा डिवीजन प्रोसेस जिसमें आफ्टर अ फ्यू नंबर ऑफ स्टेप्स डिवीजन प्रोसेस खत्म हो जाता है। डिवीजन प्रोसेस क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ऐसा डिवीजन या ऐसा रैशनल नंबर जिसका डिवीजन प्रोसेस आफ्टर अ फ्यू स्टेप्स, कुछ स्टेप्स के बाद में फिनिश हो जाता है, उस पर्टिकुलर डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोल देते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कोई परेशानी वाली बात होप सो आपको नहीं होगी, है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में। और एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो कभी खत्म नहीं होगा, इस बात की गारंटी हम खुद भी कभी भी दे सकते हैं ना। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को बोल देते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग बोल देते हैं। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में भी आगे जाके 2 टाइप निकल के आ जाते हैं। कितने टाइप निकल के आ जाते हैं? 2 टाइप। पहला नॉन टर्मिनेटिंग, यानी खत्म तो नहीं हो रहा डेसिमल एक्सपेंशन, लेकिन डेसिमल के बाद या तो डेसिमल के जस्ट बाद या डेसिमल के कुछ डिजिट्स के बाद एक ग्रुप ऑफ डिजिट्स बार बार में रिपीट होता है। ग्रुप ऑफ डिजिट्स क्या होता है? बार बार में अगर रिपीट हो रहा है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम डेसिमल एक्सपेंशन को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। अच्छा जी, ओके, मतलब आपको ये समझ में आ गया कि डेसिमल एक्सपेंशन वैसे 2 टाइप के होते हैं। पहला टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के भी कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट। पहला जिसमें डेसिमल के बाद, या तो डेसिमल के जस्ट बाद या डेसिमल के कुछ डिजिट्स के बाद, है ना, ग्रुप ऑफ डिजिट्स बार बार रिपीट होने लग जाए तो वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। लेकिन अगर ऐसा हो जाए डेसिमल के बाद पता नहीं हमने कितनी ही डिजिट्स चेक कर ली, कोई भी ग्रुप ऑफ डिजिट्स बार बार में रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी ग्रुप ऑफ डिजिट्स बार बार में रिपीट नहीं हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या बोलेंगे बच्चे? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन बात करते हैं यहाँ पे। पहला, रैशनल नंबर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। रैशनल नंबर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। या रैशनल नंबर के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है जी। और सेकंड होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें डिवीजन एंड हो जाता है,
नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, जिसमें डेसिमल वाला प्रोसेस खत्म तो नहीं होता, लेकिन एक कुछ नंबर ऑफ डिजिट्स के बाद, डेसिमल के बाद कुछ ग्रुप ऑफ डिजिट्स बार बार में रिपीट होता रहता है ना, तो वो पर्टिकुलर होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। लेकिन सर आपने जो भी तीसरा बताया था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, वो क्या होता है? तो बेटा वो होता है इर्रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। वो किसको रिप्रेजेंट करने के लिए होता है बेटा? इर्रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे, ठीक है। बट यहां तक की बात अगर आपको क्लिक कर गई है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मतलब वो जो कुछ स्टेप्स के बाद फिनिश हो जाए, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो जो कुछ स्टेप्स के बाद में फिनिश ना हो, ठीक है, बट हाँ डेसिमल के बाद की कुछ डिजिट्स रिपीट होती जाएं, ठीक है। अगर टर्मिनेटिंग फर्स्ट वाले का देखना है एग्जाम्पल, टर्मिनेटिंग का अगर एग्जाम्पल देखना है, टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल है 1/4 विच इज इक्वल टू 0.25, ठीक है। खास बात, क्या हम डिनोमिनेटर को देख के बता सकते हैं कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा क्या? बिल्कुल बता सकते हैं। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को प्राइम है, दोनों क्या हैं? को प्राइम, और डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 पावर m इंटू 5 पावर n फॉर्मेट के हैं, वेयर m and n आर होल नंबर्स, तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग ही होगा बेटा, टर्मिनेटिंग ही होगा। और सेकंड पॉइंट, अगर मैं बात करूं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग की, तो इसमें आप समझें नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग में क्या है। जैसे एग्जांपल है 1/3, ठीक है जी। अगर 1 और 3 दोनों एक दूसरे के लिए को प्राइम आपको दिख रहे हैं, तो p/q जो होना चाहिए वो एक दूसरे के लिए को प्राइम होना चाहिए, p और q। और उस पर्टिकुलर सिचुएशन में डिनोमिनेटर यानी q यानी 3 के प्राइम फैक्टर अगर 2 पावर m इंटू 5 पावर n फॉर्मेट के नहीं है, जहां पर m एंड n आर होल नंबर्स, देन डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग ही होगा। क्लियर? को प्राइम नहीं होने चाहिए और डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 पावर m इंटू 5 पावर n फॉर्मेट का नहीं होना चाहिए। किसी भी और फॉर्मेट का होगा तो रिजल्ट नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग ही आएगा। इज इट क्लियर? यहां तक की बातें अगर आपको क्लिक कर गई हैं तो बहुत बढ़िया। मुझे पता है काफी ज्यादा डिटेल में बातें हो गई हैं डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में, लेकिन बहुत जरूरी है बेटा ना। एक बार जब कॉन्सेप्ट किसी चीज पे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आ जाती है ना, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना आपका कि बेसिक क्या है इस बात का, वजह क्या है इस बात की, वो अगर क्लियर है तो फिर आप आराम से किसी भी क्वेश्चन को देख लेंगे ना, आप मचा देंगे, मैं बता रहा हूँ ना। फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन, हमें डेसिमल एक्सपेंशन चाहिए 1/8 का चाहिए, तो 1/8 का डेसिमल एक्सपेंशन के लिए क्या करना है सब? 1 में 8 का डिवाइड करना है, 0 पॉइंट लगाया, 0 लगाया, है ना। डेसिमल लगाते ही इन्वेस्टमेंट हो गया, है ना। रिटर्न्स हर एक स्टेप में मिलेंगे, तो 8 टाइम्स 1 8, रिमाइंडर 2 देन 0, 8 2 जा 16, रिमाइंडर 4, 8 2 जा 16, ठीक है जी, 8 2 जा 16, रिमाइंडर 4 देन 0, 8 5 जा 40, 8 टाइम्स 5 40, रिमाइंडर कितना? 0। क्या लगता है डेसिमल जो नंबर ऊपर आया है वो कैसा है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग? हम चेक कर सकते हैं। डिवीजन प्रोसेस एंड हो गया क्या? रिमाइंडर 0 आ गया मतलब डिवीजन प्रोसेस खत्म, और डिवीजन प्रोसेस खत्म मतलब 0.125। ये जो भी डेसिमल एक्सपेंशन आया है ये कैसा है? टर्मिनेटिंग है। कैसा है? टर्मिनेटिंग। अच्छा जी, सेकेंड पॉइंट चेक करें, 3/75। क्या लगता है? पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, 3 1 जा 3, 3 से 75 को कैंसिल करेंगे कितने टाइम्स? 25 टाइम्स। फिर 1 से डिवाइड करना है 25 में, 0.0 लगा दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया 0 डेसिमल का, ठीक है। 25 से 10 में डिवाइड कितने टाइम्स? 1 टाइम्स तो नहीं जाता, तो कितने टाइम्स जाएगा? 0 टाइम्स। 25 टाइम्स 0 कितना हुआ? 0। कितना बचा? 10। फिर क्या लगता है डेसिमल से हर एक स्टेप में एक 0 मिल जाता है, तो एक और 0 आ गया, कोई परेशानी वाली बात। अब क्या करना है? 25 की टेबल में 100 कितने टाइम्स? 4 टाइम्स, 100, रिमाइंडर कितना आया? 0। जिस दिन रिमाइंडर 0 उस दिन डिवीजन प्रोसेस खत्म, उस दिन डेसिमल एक्सपेंशन आपको पता लग गया 0.04 ही है,
और आपको पता लग गया कि डिवीजन प्रोसेस एंड हो रहा है, मतलब कैसा, टर्मिनेटिंग। बहुत बढ़िया। अगली बात कर लेते हैं 1/7 थर्ड एग्जाम्पल। क्या लगता है आप लोगों को, 1 में 7 का डिवाइड करना है बस, और तो क्या ही है खास बात, है ना, इतना ही तो है। तो डेसिमल का इन्वेस्टमेंट 0 लग गया, 7 1 जा 7, रिमाइंडर 3, देन 0 अगेन, है कि नहीं है, रिटर्न्स हर स्टेप पे। फिर 7 टाइम्स 4 कितना हो जाएगा बच्चे, 28, कितना बचेगा 2, देन 0, फिर 7 2 जा 14, रिमाइंडर 6, देन 0, 7 टाइम्स 8 56, रिमाइंडर 4, देन 0, 7 5 जा 35, रिमाइंडर 1, देन 0। क्या लगता है यहां पे 10 बना है ना, 10 तो यहां पे भी बना था। फिर आपको लगता है ना यही सारी चीजें हैं, यही सारी स्टेप्स फिर से रिपीट होने वाली हैं, हाँ या ना। 0.14285 वेट, 40 माइनस 35 कितने, अरे 5 बचेंगे, 0, 7 7 जा 49, ठीक है, अब आएगा 1, गॉट इट, सॉरी। सो 10 यहां से हम 10 से शुरू हुए थे और 10 ही आ गया हमारे पास, ठीक है, 10 से शुरू हुए 10 ही हमारे पास आ गया। तो क्या लगता है आप लोगों को कि अब सारे स्टेप्स जो हमने यहां पे किए हैं वो सारे स्टेप्स एज इट इज क्या होंगे, फिर से रिपीट हो जाएंगे। सारे स्टेप्स जब फिर से रिपीट हो जाएंगे तो इसका मतलब 14285 यहां पे फिर से आएगा, है ना, और ये फिर से आएगा, उसके बाद में फिर से यहां पे 10 ही आएगा, फिर से 14285 ही आएगा, एंड सो ऑन, ये चीजें चलती जाएंगी। तो हमारे पूर्वजों ने क्या किया इस चीज को कि ये इतना बड़ा बड़ा कौन लिखेगा बराबर में, है ना, तो उन्होंने क्या किया, हमें एक पर्टिकुलर क्वांटिटी दे दी। क्या क्वांटिटी दे दी कि जब भी ऐसा हो ना बेटा तो आप इसके ऊपर एक बार लगा दो ना, एक लाइन खींच दो, ठीक है, जो जो डिजिट रिपीट हो रही है उनके ऊपर एक क्या कर दो, लाइन ड्रॉ कर दो। क्या ड्रॉ कर दो, लाइन ड्रॉ कर दो। और ये लाइन को हम कैसे रीड करेंगे कि ये 0.142857 रिपीटिंग है। क्या है, 0.142857 रिपीटिंग है, यानी ये चीजें बार बार में रिपीट हो रही हैं, और जब तक ये चीजें रिपीट होती रहेंगी तब तक ये डिवीजन प्रोसेस खत्म नहीं होगा। और डिवीजन प्रोसेस अगर खत्म नहीं होगा तो ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। कोई परेशानी वाली बात, होप सो आपको यहां तक की बातें अच्छे से क्लिक करके होंगी। क्या लगता है फोर्थ वाला पार्ट आप लोग कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे ना, क्योंकि ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। तो करते हैं अगले पॉइंट पे बात, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल टू द फॉर्म p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q मस्ट नॉट इक्वल टू 0। मान लो आपको क्वेश्चन ने कहा किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कि 0.2 रिपीटिंग लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 0.2 रिपीटिंग, और इसे p by q की फॉर्मेट में चेंज करके बता दो ना, क्योंकि p by q से आप 0.2 रिपीटिंग कभी ना कभी तो लाए ही होगे, ठीक है। तो अब 2 रिपीटिंग से वापस क्या ला दो, p by q फॉर्म ला दो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहला तरीका, ठीक है, पहला तरीका नहीं, तरीका तो एक ही है, कुछ लोग शॉर्टकट भी बताते हैं मार्केट में, है ना। तो आप शॉर्टकट वाली दुनिया से अभी थोड़े दिन के लिए ना ये सोचें कि शॉर्टकट पे ध्यान ना दे करके, क्योंकि एग्जाम्स जो होने वाले हैं उसमें डिस्क्रिप्टिव आंसर देना है आपको, तो ये समझे आप कि आप इसको फुल लेंथ सोल्यूशन इसका कैसे देने वाले हैं। तो लेट x इज इक्वल टू आप लिखे इसे 0.2 रिपीटिंग में, ठीक है। अब आपको पता है कि x इक्वल टू जो 0.2 रिपीटिंग है उसमें आप क्या कर सकते हैं, इसको 0.2222 एंड सो ऑन लिख देंगे, क्लियर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं, बेटा कि यहाँ पे कितने 2 आएंगे, इसमें कितने 2 आएंगे, बहुत सारे 2, है ना, जितने आप सोच सकते हो उससे भी ज्यादा 2 आ सकते हैं यहाँ पे ना। 0.2222 एंड डैश 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 लगाया है मैंने, तो उसका मतलब बहुत सारे 2 हैं यहाँ पे अवेलेबल। अगर मैं कहता हूं कि मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, दोनों साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई कर दे बेटा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 10x आ जाएगा, और 10 से जब भी इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट जो होगा वो एक डिजिट आगे सरक जाएगा, राइट में, एक डिजिट राइट में सरक जाएगा, तो ये बन जाएगा 2.2222 एंड सो ऑन, राइट। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। कोई परेशानी वाली बात।
अब मैं आपसे पूछता हूं कि यहां पे डेसिमल के बाद में जो भी लिखा हुआ है और यहां पे डेसिमल के बाद में जो भी लिखा हुआ है, दोनों चीजें क्या बिल्कुल सेम है? बिल्कुल सेम है। इसमें भी 2 2 2 2 2 पता नहीं कितने बार, और इसमें भी पॉइंट के बाद में 2 2 2 2 2 पता नहीं कितनी बार, ठीक है। तो अगर हम इक्वेशन 2 में से माइनस कर दें इक्वेशन 1, तो 10x में से माइनस होने कौन आएगा? x। 10x में से माइनस होने आएगा x, और इक्वल टू में 2.2222 एंड सो ऑन में से माइनस होने आएगा 0.2222 एंड सो ऑन। क्लियर? तो जब हम ऐसा करेंगे तो 10x में से x लेस किया, 10x में से x लेस करेंगे, कितना बचेगा बच्चे? 9x। और 2.2222 में से माइनस करेंगे 0.2222, तो कितना बच जाएगा? देखो पॉइंट के बाद वाला पोर्शन बिल्कुल सेम है, तो वो तो हट जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास? सिर्फ 2। तो 9x इक्वल टू 2 है बच्चे, तो x कितना हो जाएगा? 2/9। क्लियर है ना? x हो जाएगा 2/9। अब आप सोचो x किसको लेट किया था मैंने? 0.2 रिपीटिंग को, तो x की जगह वापस 0.2 रिपीटिंग लिख दीजिए। तो 0.2 रिपीटिंग की p/q फॉर्म आ गई 2/9। कुछ बच्चों को क्लिक कर गया ना, कुछ बच्चों को ये याद भी है कि सर अगर मुझे लाइफ में ना कभी भी 0.3 रिपीटिंग लिखा हुआ मिल गया ना, तो सर ये 3/9 ही बनेगा। सर 0.7 रिपीटिंग लिखा हुआ मिल गया तो वो 7/9 ही बनेगा। 0.8 रिपीटिंग लिखा हुआ मिल गया तो वो 8/9 ही बनेगा। ठीक है, इतना तो क्लियर है बेटा तेरे को। अगर मैं पूछूं कि 0.12 और ये दोनों रिपीटिंग है, तो इसका क्या होगा? तो बच्चा बोलेगा सर मुझे ये भी पता है, क्योंकि ये कितना बनेगा? 12/99। क्योंकि सर अगर 2 डिजिट हैं, दोनों ही रिपीटिंग है, 2 डिजिट हैं, दोनों ही रिपीटिंग है, तो उसके अपॉन में 2 बार 9 लिख देंगे हम, है ना। और सर अगर मान लीजिए मेरे पास 3 डिजिट है और तीनों ही रिपीटिंग है, तो सर मैं 3 डिजिट के अपॉन में 3 बार 9 लिख दूंगा। कोई दिक्कत वाली बात? ये बात अगर आपको क्लिक कर गई तो ये शॉर्टकट भी सिखाए जाते हैं, ठीक है, पर ये ध्यान रहे, लेकिन ये भी भूलना नहीं है। ये बात अगर आपको क्लिक करती है, यहां तक अगर क्लिक करता है, तो बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स इनटू p/q फॉर्म वेयर p एंड q आर इंटीजर्स या को प्राइम्स। और आगे भी लिख देता हूं q मस्ट नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है मेरे पास? 0.3 रिपीटिंग। कितने लोगों को पता है? आइडिया है? सेम अप्रोच, लेट x इक्वल टू 0.3 रिपीटिंग, तो x इक्वल टू 0.3333 एंड सो ऑन। इक्वेशन नंबर 1, तो 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 का ही मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि एक ही डिजिट थी ना, तो पॉइंट एक ही डिजिट आगे फिर शिफ्ट करना है, ठीक है। तो जब पॉइंट एक ही डिजिट आगे शिफ्ट करना है, तो 10 का मल्टीप्लाई सफिशिएंट है। तो 10 का जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.3333 एंड सो ऑन। इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या कर सकते हैं? इक्वेशन 2 में से माइनस कर सकते हैं बच्चे इक्वेशन नंबर 1, और जैसे ही आप इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 लेस करेंगे, मतलब 10x में से x माइनस करेंगे, तो इट विल बी लाइक 3.3333 सो ऑन, में से माइनस हो जाएगा 0.3333 एंड सो ऑन, राइट। तो क्या लगता है 10x माइनस x कितना बचेगा? बिल्कुल 9x, है ना। और 3.3333 सो ऑन में से 0.3333 सो ऑन माइनस करेंगे तो सिर्फ 3 बच जाएगा, क्योंकि डेसिमल वाला पोर्शन दोनों में सेम है। और भैया माइनस कर रहे हैं तो माइनस करेंगे तो हट ही जाएगा ना वो तो 9x इक्वल टू 3 है अगर, तो x इक्वल टू हो जाएगा 3/9, और x इक्वल टू 1/3 भी बोल सकते हो। x ओरिजिनली क्या था? x ओरिजिनली था 0.3 रिपीटिंग, तो 0.3 रिपीटिंग कैन बी रिटन एज 1/3। होप सो आपको ये पॉइंट क्लिक कर गया होगा। लेकिन 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 सेकंड पॉइंट कुछ और है। उसमें लिखा हुआ है 3.02 और ओनली 2 रिपीटिंग है ना, सिर्फ 2 ही रिपीट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं? पहले लेट करेंगे x इक्वल टू 3.02 रिपीटिंग। क्लियर? फिर इस क्वेश्चन को पहले वाला क्वेश्चन बनाने के लिए मुझे सिर्फ क्या करना है कि डेसिमल को इधर लेके आना है। अगर डेसिमल इधर आ जाए ना, तो फिर मुझे पता लगेगा कि डेसिमल के बाद पूरा का पूरा जो भी लिखा हुआ है वो रिपीट हो रहा है ना, तो ये पहले वाला क्वेश्चन मेरा बन जाएगा। तो पहले वाला क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले 10 से मल्टीप्लाई किया, तो 10x इक्वल टू हो जाएगा पॉइंट एक डिजिट आगे सरका, और हमारे पास आ गया 30.2 रिपीटिंग। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1। यहां तक की कहानी अगर आपको समझ में आती है तो आगे समझें। मुझे क्या करना है? मुझे 2 रिपीटिंग को 2 2 2 2 एंड सो ऑन लिख के इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट कर देना है। अब क्या करना है? अगर पॉइंट एक डिजिट आगे सरकाना है तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100,
मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100, और जैसे ही नहीं 100 का क्यों करेंगे, 10x तो पहले से है, 10 का ही मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 100 बनाना है, तो 10x इंटू 10 करेंगे, कितना आ जाएगा 100x, और 30.2222 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 302.2222 एंड सो ऑन। क्लियर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और जैसे ही हम इस स्टेप पे पहुंचेंगे तो हमें पता लगेगा कि डेसिमल के बाद वाला पोर्शन जो इक्वेशन 2 में है वही इक्वेशन 1 में है, और जब डेसिमल के बाद का पोर्शन सेम होता है तभी माइनस करना चाहिए, क्योंकि माइनस इस सिचुएशन में जब आप करेंगे इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1, तो देखो बेटा डेसिमल वाला पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, और हम किससे परेशान थे, सिर्फ डेसिमल वाले पोर्शन से ही परेशान थे। तो LHS में से LHS लेस किया, 100x में से 10x लेस कर दिया, इक्वल टू 302.2222 सो ऑन में से 30.2222 एंड सो ऑन माइनस कर दिया। क्लियर, तो 100x में से 10x लेस किया, कितना बचा 90x। ठीक है, 0.2222 हट जाएगा, 302 में से 30 लेस किया, कितना बचा 272 बचेगा, यही बचेगा ना, क्या कहते हो, यही बचेगा। अरे बहुत बढ़िया, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 272 के अपॉन में 90, राइट, दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट, क्योंकि x क्या था 3.02, ओनली 2 इज रिपीटिंग, सो वो किसके इक्वल हो जाएगा 272 अपॉन 90। आप समझ रहे होंगे कि सर आपने इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज नहीं किया, इसे तो कर दिया था आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज, उसको नहीं किया, तो बेटा उसको तो आप भी कर सकते हो, या फिर मैं करके दे दूं। किसका डिवाइड हो रहा है 2 का, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 136 अपॉन में 45, है ना, बस खत्म। चलिए अगले पॉइंट पे बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन कह रहा है इवैल्यूएट दिस क्वेश्चन, है ना, 512 की पावर है 0.3 रिपीटिंग प्लस 0.2 रिपीटिंग, कितने बच्चे जानते हैं 0.3 रिपीटिंग मतलब 3/9 और 0.2 रिपीटिंग मतलब 2/9, बिल्कुल सर हम ये जानते हैं। तो बेटा आगे की बात बताओ ना, 512 को क्या लिख सकते हो आप, तो 512 के प्राइम फैक्टर करके देखते हैं, 2 से डिवाइड किया 256, 2 से अगेन डिवाइड 128, 2 से डिवाइड कितना आएगा अभी 64, अच्छा 2 से डिवाइड 32, 2 से डिवाइड 16, 2 से डिवाइड 8, 2 से डिवाइड 4, 2 से डिवाइड 2, 2 से डिवाइड 1। क्लियर, अच्छा तो कितने बार 2 आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स 2 आया, तो मैं 512 को 2 की पावर 9 लिख दूं तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जो ऊपर पावर लगी हुई थी दोनों का एलसीएम लिया 9, ठीक है, दोनों का एलसीएम 9 लिया तो ऊपर न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स विल बी एडेड, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, ठीक है, 5/9 पावर ऊपर है, 9 पावर अंदर है, दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 9 से 9 हो गए बाय बाय, क्योंकि ये आए ही निपटने के लिए थे, निपट गए, तो 2/5 बचा मेरे पास। 2/5 क्या होता है बच्चे, 2/5 2 × 2 × 2 × 2 × 2 मतलब टोटल 32, दिस इज द करेक्ट आंसर। होप यू गॉट दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। हाँ जी, इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है, अभी तक रैशनल पढ़ रहे थे, अब पढ़ेंगे क्या इर्रेशनल नंबर्स, राइट। इर्रेशनल नंबर क्या होता है ध्यान से समझें। अ नंबर इज सेड टू बी इर्रेशनल नंबर, अ नंबर इज सेड टू बी एन इर्रेशनल नंबर अगर वो रैशनल ना हो, है ना, अगर वो रियल नंबर है और रैशनल नंबर नहीं है तो फिर क्या होगा इर्रेशनल ही होगा, क्योंकि रियल नंबर्स के दो पार्ट हैं, एक रैशनल और दूसरा इर्रेशनल, एक तो रैशनल और दूसरा इर्रेशनल। अगर कोई नंबर रैशनल नहीं है मतलब क्या है इर्रेशनल है, ठीक है, तो नंबर इज सेड टू बी इर्रेशनल अगर वो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करता है, यानी इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p/q, अगर किसी नंबर को मैं ऐसे p/q की फॉर्मेट में लिख ही नहीं सकता जहां पे p और q क्या हैं इंटीजर्स हैं और q मस्ट नॉट इक्वल टू 0 है, तो उस पर्टिकुलर नंबर को मैं इर्रेशनल नंबर बोलूंगा। होप सो ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग टाइप, है ना। डेसिमल एक्सपेंशन किसका इर्रेशनल नंबर्स का कैसा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जिसकी बात हम डेसिमल एक्सपेंशन वाले पार्ट में कर रहे थे। समझने वाली बात है। एग्जांपल, अगर मान लो कोई बोल देता है कि सर √2
रैशनल नंबर है या इररेशनल नंबर है? तो पहला पॉइंट मेरा ये होगा कि क्या मैं √2 को p/q फॉर्मेट में लिख सकता हूं? तो मैंने इसके अपॉन में 1 लगाया, तो ये अब p/q की फॉर्मेट में तो है ना, p/q की फॉर्म में है। क्या यहाँ पे p और q दोनों इंटीजर हैं? क्या √2 एक इंटीजर है? नहीं है ना, √2 इंटीजर्स में नहीं आता। तो अगर √2 इंटीजर नहीं है तो डेफिनेटली ये इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नंबर जो भी हो वो ऐसे p/q की फॉर्म में होना ही नहीं चाहिए जिसमें p और q क्या हो, इंटीजर्स, और q मस्ट नॉट इक्वल टू 0 हो। तो यहाँ पे ये ऐसे ये p/q की फॉर्म में है, लेकिन ये ऐसे p/q की फॉर्म में बिल्कुल नहीं है जिसमें p और q इंटीजर्स होते हैं। इसमें p और q में से p वाला पार्ट इंटीजर नहीं है, दैट्स वाई √2 इज इररेशनल नंबर। होप सो ये √2 इररेशनल क्यों है, फर्स्ट एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, √3 इररेशनल नंबर है, √5 इररेशनल नंबर है, √7 इररेशनल नंबर है, √6 भी इररेशनल ही है, पाई भी इररेशनल है, 1/√2 ये भी इररेशनल है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इररेशनल है। ठीक है, समझ में आ रही है बात, कॉन्सेप्ट क्लिक कर रहे हैं हल्का हल्का, होप सो कर रहा होगा। ठीक है, पॉइंट वाली बात यहाँ पे यही है कि कोई भी नंबर अगर रैशनल नहीं है तो वो क्या है, इररेशनल है। ठीक है, अब अगली बात, रैशनल और इररेशनल हमने दोनों समझ लिए हैं। अब छोटी छोटी मगर मोटी बातें कर लेते हैं। अब अगर पहली बात मैं पूछूं आपसे कि मैं रैशनल नंबर में इररेशनल नंबर ऐड कर दूं, मान लो रैशनल नंबर में मैं क्या ऐड कर दूं, इररेशनल नंबर ऐड कर दूं, एक रैशनल नंबर उसमें ऐड किया इररेशनल नंबर, तो आप समझें रैशनल का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा, टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, उसमें मैंने इररेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन ऐड करने की सिर्फ सोच रहा हूं मैं इतना कि मैं अगर उसमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऐड कर दूं या सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो क्या लगता है आपको इन दोनों को मर्ज करने से क्या मिलेगा? मुझे इन दोनों को मर्ज करने से मुझे मिलेगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन जो रिप्रेजेंट करेगा इररेशनल नंबर्स को। समझ में आ रही है बात? तो अगर रैशनल में से इररेशनल माइनस करो या रैशनल में इररेशनल ऐड करो, रिजल्ट क्या आता है, हमेशा इररेशनल नंबर ही आता है। ये बात आप समझें, लेकिन इसमें भी कुछ किंतु परंतु वाली बातें हैं, है ना। किंतु परंतु हर जगह होता है। आप ये समझें कि अगर रैशनल नंबर 0 हो जाए, अगर रैशनल नंबर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो क्या ये जो रिजल्ट मैंने लिखा था इररेशनल, इसमें कोई फर्क पड़ेगा? इररेशनल में 0 ऐड करोगे इररेशनल ही आएगा। क्या रिजल्ट रैशनल आ सकता है? नहीं आ सकता, है ना। तो किंतु परंतु अगर रैशनल नंबर का वैल्यू 0 होगा तो कोई किंतु परंतु ऐड हो सकता है, इसके लिए भी आप प्रिपेयर रहें। सेकंड पॉइंट, रैशनल प्लस माइनस इररेशनल आप करके देख चुके हैं। रैशनल मल्टीप्लाई इररेशनल अगर करूंगा तो क्या होगा, अगर रैशनल 0 है, अगर रैशनल नंबर 0 है तो रिजल्ट आ जाएगा रैशनल, क्योंकि 0 इंटू इररेशनल 0 हो जाएगा ना, वो 0 क्या हो जाएगा, रैशनल। और अगला पॉइंट क्या कहता है मुझे, अगला पॉइंट मुझे कहता है बच्चे कि अगर किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में रैशनल नंबर 0 के इक्वल नहीं है तो रैशनल इंटू इररेशनल हमेशा इररेशनल ही होगा। क्लियर? थर्ड पॉइंट पे बात कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट है रैशनल डिवाइडेड बाय इररेशनल कर लेते हैं। ठीक है, तो वही सेम बात, अगर रैशनल इक्वल टू 0 है तो रिजल्ट रैशनल हो जाएगा, क्योंकि 0/√2 अगर करूंगा, 0 के अपान में अगर मैं √2 लगाऊंगा तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, क्लियर। लेकिन अगर रैशनल नंबर 0 नहीं है, 0 के अलावा कोई भी नंबर रखोगे तो 1 के अपान में अगर √2 डालोगे तो इररेशनल ही आएगा सब, है ना। ये बात के लिए आप प्रिपेयर रहें। लेकिन यहां पे कुछ और बातें हैं। अगर इररेशनल नंबर में कोई इररेशनल नंबर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो रिजल्ट क्या आएगा, सोच लो। देखो, अगर मान लो √3 में √3 ऐड करते हैं तो आता है 2√3, मतलब हो गया इररेशनल। क्या हो गया, इररेशनल। लेकिन √3 में से माइनस करते हैं √3 तो रिजल्ट आ जाता है 0 विच इज रैशनल। समझ में आ रही है बात, क्लिक कर रही है ना तो ये समझे। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इररेशनल प्लस इररेशनल हमेशा इररेशनल ही होगा, वो भी रैशनल हो सकता है। क्योंकि देखो 2 + √3 आपसे पूछा जाए ये रैशनल और ये इररेशनल, तो रिजल्ट कैसा, इररेशनल। 2 - √3 इसका रिजल्ट भी कैसा, इररेशनल।
आप इन दोनों इरेशनल नंबर्स को ऐड करके देखो, 2 प्लस रूट थ्री में 2 माइनस रूट थ्री ऐड करो तो प्लस रूट थ्री माइनस रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा और 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, विच इज रैशनल। तो इरेशनल प्लस इरेशनल जरूरी नहीं है कि इरेशनल ही हो, रैशनल भी हो सकता है। तो जब भी इरेशनल प्लस इरेशनल निकाल रहे हैं या इरेशनल माइनस इरेशनल निकाल रहे हैं तो रिजल्ट रैशनल भी हो सकता है या फिर इरेशनल भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, सिचुएशन पे डिपेंड करता है ना। फिफ्थ पॉइंट, इरेशनल में इरेशनल का मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ जी, क्या कहते हो आप लोग? रूट 2 में रूट 2 का मल्टीप्लाई करूंगा 2 भी आ सकता है ना। रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 करेंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 2, विच इज रैशनल। और रूट 2 में अगर रूट 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट ऑफ 6 आएगा, विच इज इरेशनल। तो सेम यहाँ पे भी सिचुएशन है कि इरेशनल में इरेशनल का मल्टीप्लाई करोगे तो रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। सिक्स्थ पॉइंट क्या कहता है, अगर इरेशनल नंबर में डिवाइड कर रहे हैं इरेशनल नंबर का तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। एग्जाम्पल आप खुद देख लें, मैंने लिख दिए हैं कि रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 2 1 होता है, विच इज रैशनल, और रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 6 तो ये 1 बाय रूट ऑफ 3 देगा रिजल्ट, विच इज इरेशनल। क्लियर? कोई परेशानी वाली बात है ना? मुझे लगता है कि रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के बारे में आपको बातें कुछ अच्छे से डिटेल में क्लियर हो गई होंगी। पाई इरेशनल क्यों होता है ये आपको पता है? नहीं पता है तो सुनो बेटा, पाई का डेसिमल एक्सपेंशन NTNR होता है, ठीक है। बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, ठीक है, मिस्टर रामानुजन, ठीक है। उन्होंने पाई की डेसिमल के पता नहीं 300 डिजिट्स तक अप्रोक्सीमेटली, मुझे यहाँ तक याद है 300 या 3000, आई डोंट नो, इतने डिजिट्स तक उन्होंने चेक किया था और आज तक 3 लाख डिजिट तक चेक हो चुका है। कोई भी ऐसा पेयर ऑफ डिजिट आया ही नहीं जो बार बार रिपीट हो रहा हो, इसलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन NTNR है, इसलिए पाई इज इरेशनल नंबर। इज इट ओके टू एवरीवन? मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ध्यान से समझें, अगली बात करते हैं हम आगे। क्वेश्चन कह रहा है इंसर्ट अ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, है ना। नंबर लाइन पे ध्यान से समझें आप लोग, खेल है ये बहुत अच्छा। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, मुझे इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर चाहिए और एक इरेशनल नंबर चाहिए ना। तो बेटा आप ये तो समझ ही गए कि अगर मुझे इन दोनों के बिटवीन रैशनल नंबर चाहिए तो वो रैशनल नंबर हो जाएगा, देखो आप लोग मैच्योर हो ना, आप लोगों को ये तो पता लग ही गया होगा कि 3 और 4 के बीच में जितने भी ऐसे नंबर्स आ रहे हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, वो सारे रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब आप ये बोल सकते हो कि रैशनल नंबर जो होगा इन दोनों के बीच में वो 3.1 तो होगा ही होगा सर, क्योंकि 3.1 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है, तो वो 3.1 एक रैशनल नंबर होगा जो 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा होगा। या फिर आप इन दोनों का एवरेज भी निकाल सकते थे, 3 + 4/2 मतलब 7/2 विच इज द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर, ठीक है। आप ये भी कर सकते थे, ये भी इन दोनों के बीच का ही एक रैशनल नंबर है। अगर आप इर्रेशनल नंबर पता करने जा रहे हो, इर्रेशनल नंबर पता करने जा रहे हो इन दोनों के बीच में, तो उसको भी पता करने के 2 तरीके हैं आपके पास में। पहला, या तो आप एक ऐसा डेसिमल नंबर लिख दो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग हो। सर ये कैसे लिखते हैं? 3 से बड़ा और 4 से छोटा लिखना है, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग नंबर, तो एक ऐसा पैटर्न बनाते हुए डेसिमल एक्सपेंशन बना दो कि वो डेसिमल एक्सपेंशन ना तो कभी रिपीट हो ना ही कभी खत्म हो। तो क्या कर सकते हैं सर उसके लिए? तो मैंने कहा बेटा आप लिखो 3.2 फिर 0 फिर 200 फिर 200 फिर 2 4 times 0 एंड 2 5 times 0, क्लियर, एंड सो ऑन करते जाओ, ठीक है। तो क्या लगता है ये चीज कभी खत्म होगी? नहीं होगी। कभी रिपीट होगी? नहीं होगी। तो सिंपल सी बात ये है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग टाइप का है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा एक इर्रेशनल नंबर को जो हमें रिक्वायर्ड है। लेकिन आप बोलेंगे नहीं सर इर्रेशनल नंबर निकालने का क्या कोई दूसरा तरीका भी है? बिल्कुल है बेटा। 3 और 4 के बीच में इर्रेशनल नंबर निकालना है तो सोचो, ध्यान से सोचो, 3 का स्क्वायर कितना? 9, 4 का स्क्वायर कितना? 10, ठीक है। ये बात तो मैंने समझाई आपको। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बेटा अगर मैं 9 का स्क्वायर रूट लूंगा, नहीं यहां पे कुछ गलत लिखा मैंने ना, 4 का स्क्वायर 16 होता है, राइट? 4 का स्क्वायर 16, सॉरी क्यूब, ठीक है। 3
का स्क्वायर करते हैं 9 आता है, 4 का स्क्वायर करते हैं 16 आता है, ठीक है। तो अगर मैं 9 का स्क्वायर रूट करूंगा तो कितना आएगा 3, और 16 का स्क्वायर रूट करूंगा तो कितना आएगा 4। तो रूट ऑफ 9 और रूट ऑफ 16 के बीच में और कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो रूट में लाई करते हैं? तो आप बोलेंगे सर रूट 10 भी हो सकता है, रूट 11 भी हो सकता है, रूट में 12 भी हो सकता है, रूट में 13 भी हो सकता है, रूट में 14 भी हो सकता है, रूट में 15 भी हो सकता है। तो इनमें से कोई भी आप लिख दो यहाँ पे, है ना, कोई भी लिख दो, वो एक इरेशनल नंबर होगा जो लाई करेगा किस किस के बीच में, 3 और 4 के बीच में, क्योंकि रूट ऑफ 10 जो है उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग टाइप का है, और रूट ऑफ 10 3 और 4 के बीच में लाई करता है, ये भी आपको पता है। तो हमें इंसर्ट करना था एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, जो हमने कर लिया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? होप सो आपको ये बात अच्छे से क्लियर होगी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगली बातें करते हैं, ठीक है। फाइंड 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 2.5। अरे बहुत आसान है, कितने बच्चे कर सकते हैं बताओ? सारे कर लेंगे ना? बढ़िया, बहुत बढ़िया ना, सारे बच्चे आप लोग कर सकते हो यार, इसमें कुछ टफ है ही नहीं। देखो 2 और 2.5 के बीच में, तो क्या मैं पहला नंबर ऐसे बना दूं 2.10 1 00 1 000 1 4 टाइम्स 0 1 5 टाइम्स 0 एंड सो ऑन, ठीक है। और दूसरा वाला नंबर बना दूं 2.21 2 11 2 111 2 4 टाइम्स 1 2 5 टाइम्स 1 एंड सो ऑन, ठीक है। तो क्या ये दोनों रिक्वायर्ड इरेशनल नंबर्स हैं जो दोनों लाई कर रहे हैं 2 और 2.5 के बीच में? हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ज़्यादा बड़ी कोई बात थी? बिल्कुल नहीं थी। बिना देर किए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से समझें। फाइंड अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर बिटवीन द नंबर्स ए एंड बी। ए गिवन है कुछ ऐसा, बी गिवन है कुछ ऐसा, ठीक है। आप समझे, पहले तो ये समझे ए बड़ा है या बी बड़ा है, कौन बड़ा है दोनों में से? स्टार्टिंग के डेसिमल के 4 डिजिट देख लो, यहां से यहां तक उठाओ बस। ये है 0.1010, है ना, और ये है 0.1001। तो दोनों में ए बड़ा है ना, ए इज ग्रेटर देन बी, क्लियर। तो मुझे इन दोनों के बीच में क्या चाहिए? एक रैशनल नंबर। तो जब मुझे रैशनल नंबर लिखना होगा तो आपको पता है दिमाग से काम लेने की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो रैशनल नंबर जो मुझे लिखना है वो रैशनल नंबर मैं लिख दूंगा 0.100। देखो 1 तो यहाँ पे लिखा हुआ ही है, अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूं तो कोई दिक्कत वाली बात है क्या? क्योंकि ये इससे तो बड़ा है लेकिन इससे क्या है, छोटा है, ठीक है, सॉरी। तो रैशनल नंबर हमारा हो गया 0.1002, ठीक है, विच इज द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर। अगर मुझे इन दोनों के बीच में इरेशनल नंबर लिखना है तो इरेशनल नंबर लिखने के लिए जो रैशनल नंबर मैंने लिखा है ना, इसी का कोई पैटर्न बना देता हूँ, वो सबसे बेस्ट होगा ना। 0.100 2 1 2 11 2 111 2 4 टाइम्स 1 2 5 टाइम्स 1 फिर 2 6 टाइम्स 1, ठीक है जी, एंड सो ऑन, ठीक है जी। तो ये बन गया मेरे पास एक इरेशनल नंबर, क्लियर है ना। होप सो आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लिक कर गया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, रिप्रेजेंटिंग इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ठीक है। इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो, अगर इरेशनल नंबर भी हमारे पास रिप्रेजेंटेशन के लिए आते हैं तो उसमें 2 सिचुएशन है। पहली सिचुएशन तो ये है कि या तो रूट के अंदर एक नंबर लिखा हुआ जो होगा, रूट के अंदर जो नंबर लिखा हुआ होगा वो उसमें डेसिमल पॉइंट लगा हुआ होगा या फिर डेसिमल पॉइंट नहीं लगा हुआ होगा। जैसे डेसिमल पॉइंट नहीं लगा हुआ होगा तो उसमें यहाँ पे लिखा होगा जैसे 2, क्या लिखा हुआ होगा 2, जैसे √2 है मेरे पास। और एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि जिसमें रूट में 2.1 लिखा हुआ है ना। तो ये 2 अलग अलग कैटेगरी है ना। जब ऐसा नंबर रूट में लिखा हुआ है जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं लगा हुआ है तो उसको हम राइट एंगल्ड ट्राइंगल वाली रेसिपी से सॉल्व करते हैं, ठीक है। और अगर मेरे पास लिखा हुआ है रूट में 2.1, क्या लिखा हुआ है रूट में 2.1, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास है जियोमेट्रिकल मेथड। हालांकि दोनों ही जियोमेट्रिकल ही हैं, ठीक है, बट मैंने आपको अलग अलग दिखाने के लिए, अलग अलग बताने के लिए मैंने क्या किया है, इन दोनों चीज़ों को बिल्कुल अलग कर दिया है, ठीक है। अगर डेसिमल लगा हुआ नहीं है तो ऐसा, डेसिमल लगा हुआ है तो ऐसा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चंस पे कि इसका क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन कह रहा है प्लॉट √2 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है।
किसको प्लॉट करना है? रूट 2 को। तो सोचो मुझे बनाना है एक राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बनाना है? एक राइट एंगल ट्राइंगल, और उस राइट एंगल ट्राइंगल में मुझे हाइपोटेनियस कितना चाहिए? रूट 2 चाहिए। हाइपोटेनियस पता है राइट एंगल ट्राइंगल का एक एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का। उसके सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। ठीक है जी। और एक साइड को परपेंडिकुलर बोल दो, एक साइड को बेस बोल दो, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं। 9th क्लास में तो बोल ही सकते हैं। ठीक है, अब 90 डिग्री के अपोजिट में जो रूट 2 लिखा हुआ है वो कब आएगा? आप ध्यान से समझें। पाइथागोरस थ्योरम अगर आपको याद है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ऐसा ही होता है। अगर परपेंडिकुलर की लेंथ मैं ले लेता हूँ 1 यूनिट और बेस की बेस की लेंथ भी कितनी ले लेता हूँ? 1 यूनिट, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर अगर 2 है तो हाइपोटेनियस का वैल्यू कितना आ जाएगा? रूट 2 आ जाएगा। सर ये हम कैसे सोचेंगे? बेटा जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपको आ जाएगी। मतलब सोचने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि बेस अगर 1 यूनिट ले लें, बेस अगर 1 यूनिट और परपेंडिकुलर अगर 1 यूनिट ले लें, ठीक है, तो हमारा काम हो जाएगा। हाँ या ना? तो मैंने सबसे पहले क्या ड्रॉ किया? नंबर लाइन। क्या ड्रॉ किया बच्चे? नंबर लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये नंबर लाइन मैंने ड्रॉ किया। इस नंबर लाइन पे यहाँ पे है 0। ठीक है, 0 बिल्कुल मिडिल में। 0 के बाद में यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3 आ गया ना, यहाँ पे -1। ठीक है, आपको क्या करना है? 0 से 1, 0 से लेके 1 तक। ठीक है, मैं डिफरेंट कलर्स यूज़ करके करूँगा इसको शेड। ठीक है, ताकि आपको ये क्लिक कर जाए कि हम क्या, कैसे और क्यों ले रहे हैं। ठीक है, तो 0 से 1 तक मैंने क्या लिया है? ये बेस ले लिया। क्लियर? 0 से 1 तक हमने क्या लिया बेटा? बेस लिया है। ठीक है, ये बेस ले लिया। क्लियर? इसकी नेमिंग भी कर दी मैंने, इसको A पॉइंट बोला है और इसको B पॉइंट बोल दिया। क्लियर? कोई प्रॉब्लम वाली बात? इसके बाद आपको क्या करना है? B के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। कैसा एंगल बनाना है? 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाएं? बेटा B पॉइंट पे कंपास का निडल रखना है और एक आर्क बना देना है अपने मन से, किसी भी एक रेडियस का। ठीक है, किसी भी एक रेडियस का एक आर्क बना देना है। मैंने आर्क बना दिया। ठीक है, फिर जहाँ से आर्क स्टार्ट हो रहा है वहाँ से फर्स्ट कट ये 60 डिग्री, सेकंड कट ये 120 डिग्री। ठीक है, और फिर फर्स्ट आर्क से भी कट, सेकंड से भी कट। ठीक है, और दोनों को ज्वाइन कर दिया। क्लियर? दोनों को क्या करवा दिया मैंने? ज्वाइन करवा दिया बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर आ गया। क्या गया? परपेंडिकुलर। लेकिन इसमें क्या करेंगे हम? इस परपेंडिकुलर पर हम 1 यूनिट का आर्क कट करेंगे, यानी B पे कंपास रखेंगे, A तक ओपन करेंगे और यहाँ पे कट कर देंगे। क्लियर? ये कौन सा पॉइंट आ जाएगा बच्चे? C। यानी आपने A से B कितना यूनिट ले लिया? 1 यूनिट। और B से C तक भी कितना यूनिट ले लिया? 1 यूनिट। ठीक है, और जैसे ही आपने ये किया तो इसके बाद आपको A और C को बच्चे ज्वाइन कर देना है। जैसे ही आप A और C को क्या करेंगे बच्चे? ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करने के बाद में जो हाइपोटेनियस बनेगा उसकी लेंथ कितनी है? √2 है। कितनी लेंथ है बेटा? √2। और अगर आपको इस √2 को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है तो आप A पे कंपास रखिए और C तक ओपन कर लीजिए। कर लिया ओपन? A पे कंपास रख के C तक ओपन करिए, और C तक ओपन करने के बाद में कंपास में आपने वो डिस्टेंस मेजर कर ली। अब आप 0 से आगे √2 रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से, ठीक है जी, एक आर्क कट कर दीजिए। आर्क जैसे आपने कट किया, नंबर लाइन पे ये जो पॉइंट आया है जिसको मैं D पॉइंट नाम दे रहा हूँ, दिस विल बी √2, और इसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। होप सो आपको ये मेथड अच्छे से क्लिक कर गया होगा। एक और बात बताऊँ, बहुत अच्छी, आप क्लिक कर पाओगे? तो समझो, देखो क्लिक करते हैं एक अलग वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्योंकि मैंने एक कंस्ट्रक्शन कहाँ से स्टार्ट की थी बेटा? 0 से। कहाँ से स्टार्ट की थी कंस्ट्रक्शन? 0 से स्टार्ट की थी। अगर यही कंस्ट्रक्शन मैं 0 की बजाय, है ना, देखो 0 से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की तो मेरा जो √2 बना है ये बेसिकली 0 + √2 है। क्या है? 0 + √2। अच्छा सर, अगर मान लो √2 की ही कंस्ट्रक्शन मैं 3 से स्टार्ट करूं, कहाँ से स्टार्ट करूं? 3 से। ये नंबर लाइन है, ठीक है जी, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है जी। तो अगर मैं 3 से 4 तक बेस लूं, 4 पे 90 बनाऊं, ठीक है जी, और यहाँ पे इनको ज्वाइन कर दूं और यहाँ पे √2 को रिप्रेजेंट करके नंबर लाइन पे कट करूंगा, तो ये जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा 3 + √2 को। समझ में आ रही है बात? यानी √2 बनाने का प्रोसेस 0 से शुरू करोगे तो 0 + √2 बनेगा नंबर लाइन पे।
अगर मैं यही प्रोसेस 1 से शुरू करता, यानी 1 के आगे 1 यूनिट बेस लेके 90 बना के परपेंडिकुलर 1 यूनिट का लेके ज्वाइन करता, तो अब जो कंस्ट्रक्शन होता वो 1 + √2 होता। अगर वही कंस्ट्रक्शन 3 से शुरू करूंगा तो 3 + √2 होगा, एंड सो ऑन। जितने जितने डिफरेंट नंबर्स डिफरेंट लोकेशन से स्टार्ट करूंगा उतने डिफरेंट पॉइंटर्स मेरे पास आते जाएंगे। होप सो आपको ये बात अच्छे से क्लिक कर गई होगी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, बिना टाइम वेस्ट किए। 3 + √5, कितने बच्चों को ये क्लिक कर गया कि 3 + √5 बनाना कैसे है? सबसे पहला काम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। आई थिंक हमने नंबर लाइन थोड़ी छोटी बना ली, राइट? ठीक है, नंबर लाइन थोड़ी और बड़ी ले लेते हैं, है ना? यहाँ तक ले लें, है ना? चाइना की दीवार जैसे हो गई है तो ना बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, पूरा बोर्ड ही कवर हो गया इसमें तो। 0 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, ठीक है, एंड सो ऑन। पता नहीं कितने पता नहीं कितने, है ना? ठीक है, चलिए ध्यान से समझें आप अगली बात, ठीक है। करना क्या है, हमने 3 + √5 रिप्रेजेंट करना है, तो 3 से ही कंस्ट्रक्शन शुरू होगा। कहाँ से शुरू होगा? 3 से। अब आपको पता है √5 कैसे बनेगा? अगर रूट में परपेंडिकुलर की जगह 2 ले लें, या बेस की जगह 2 का स्क्वायर कर दें और परपेंडिकुलर की जगह 1 का स्क्वायर कर दें, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा रूट में, राइट? समझ में आती है आपको बात? यानी परपेंडिकुलर कितना लेना है साहब? परपेंडिकुलर मुझे लेना है 1 यूनिट, बेस कितना लेना है? 2 यूनिट। तो बेस 2 यूनिट लेना है, तो 3 से लेके 5 तक बेस ले लिया, ठीक है जी। फिर 5 पे 90 का एंगल बनाया, 1 यूनिट परपेंडिकुलर ले लिया, 1 यूनिट परपेंडिकुलर लेने के बाद में ज्वाइन किया। देखो भैया, परपेंडिकुलर 1 यूनिट, ठीक है जी, और बेस 2 यूनिट। और जब हम ऐसा कर रहे थे तो हाइपोटेन्यूस आ गया √5, और 3 से √5 आगे मैंने रिप्रेजेंट किया है। 3 से कितना और आगे? ये डिस्टेंस आया मेरा √5, तो 3 से कितना आगे है? √5। तो ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? 3 + √5 को रिप्रेजेंट करेगा। होप यू गॉट दिस पॉइंट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल आएगा भाई, अब नहीं आएगा तो कब आएगा, है ना? रिप्रेजेंट रूट में 3.5 ऑन द नंबर लाइन। अंडर रूट में कितना लिखा हुआ है? 3.5। कैसे रिप्रेजेंट करें सर? इसके लिए आपने बोला था ज्योमेट्रिकल मेथड काम में आएगा। बिल्कुल ज्योमेट्रिकल मेथड ही काम में लेंगे। कैसे काम में लें ज्योमेट्रिकल मेथड? सुनो ध्यान से। सबसे पहली बात, ये आपकी नंबर लाइन है बेटा ना। काम करते हैं, स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं नंबर लाइन में ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं नंबर लाइन में, ठीक है। और यहाँ पे है मेरे पास 0, राइट? और मुझे रिप्रेजेंट करना है रूट में 3.5। तो पैटर्न क्या है ध्यान से समझो। ये पॉइंट जो 0 है इसको B बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? B पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। अब क्या करना है आपको? इस B पॉइंट से 3.5 यूनिट डिस्टेंस पीछे एक पॉइंट मार्क कर लेना है A। कौन सा पॉइंट मार्क कर लेना है बेटा? A पॉइंट मार्क कर लेना है। कर लिया ये पॉइंट मार्क। जैसे ही आपने ये पॉइंट मार्क किया उसके बाद B से 1 यूनिट आगे, कितना आगे? 1 यूनिट आगे एक पॉइंट मार्क कर लेना है। कौन सा पॉइंट? C। सर कर लिया मार्क। फिर क्या करना है? फिर AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर लेना है। क्या कर लेना है? AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर हम मार्क कर लें तो क्या होगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाएंगे पहले समझिए कि A पे कंपास रखेंगे। कंपास कहाँ पे रखेंगे? A पे रखेंगे। एक काम करें, कंपास ले लें क्या? कंपास ले लिया जाए? कंपास ही ले लेते हैं। एक काम करते हैं, कंपास ही ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इतने सारे कंपास आ गए भाई चलिए, कंपास आ गए तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कंपास मैंने ले लिया है। A पे मैंने कंपास रखा है बेटा, ठीक है। इसको मोर देन हाफ ओपन करना है। मोर देन हाफ ओपन करना है ना। AC का आधे से ज़्यादा इसको ओपन करिए, ठीक है। ओपन करने के बाद में इसे
ठीक है जी, घुमा दीजिए, ठीक है, घुमा दीजिए इन सेंस एक आर्क कट कर दीजिए, क्लियर। ए से एक आर्क कट कर दिया ऊपर, फिर एक आर्क ए से नीचे भी कट कर दो, क्लियर। ऊपर और नीचे एक आर्क मोर देन हाफ डिस्टेंस का कट कर दीजिए। ये आर्क कट करने के बाद में आप कंपास को रखिए सी पॉइंट पर, ठीक है, और सी पॉइंट पे कंपास रखने के बाद में आप उसे भी घुमा के ले आइए, ठीक है जी, ठीक है। एक आर्क ऊपर कट करिए, ठीक है जी, और फिर एक आर्क नीचे कट करिए, एक आर्क नीचे कट कर दीजिए। एक आर्क मैंने ऊपर ए से ऊपर और नीचे कट किया, वही एक आर्क सी से ऊपर और नीचे कट किया। और जब मैं दोनों आर्क कट करवा चुका हूं तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में मुझे क्या करना है बेटा, दोनों आर्क्स के इंटरसेक्शंस को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। दोनों आर्क्स के इंटरसेक्शंस को मैंने ज्वाइन करवा दिया। ये कौन सा पॉइंट आया मेरे पास बेटा, ये पॉइंट मेरे पास आया एम। कौन सा पॉइंट आ गया, एमओ पॉइंट आ गया। एम पॉइंट आने के बाद में आपको क्या करना है, एम पॉइंट पे कंपास का नीडल रखना है। एम पॉइंट पे क्या रखना है बच्चे, कंपास का नीडल रखना है। उसके बाद आपको कंपास को ए तक ओपन करना है। कहाँ तक ओपन करना है, ए तक। फिर उसके बाद में मुझे क्या करना है, देखो एम पॉइंट को सेंटर लिया है, ए एम को रेडियस लिया है, और एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। नहीं सर्कल नहीं, सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है। क्या ड्रॉ कर देना है, सेमी सर्कल। शायद कुछ गलत रेडियस लिया, हल्का सा कम लिया हमने, ठीक है। एक सेमी सर्कल मुझे ड्रॉ कर देना है। जैसे ही मैं सेमी सर्कल ड्रॉ कर दूंगा, उसके बाद का प्रोसीजर क्या है, सेमी सर्कल तक आप सबको आराम से समझ में आएगा। उसके बाद क्या करना है, ये जो बी पॉइंट था ना हमारा, कौन सा पॉइंट था, बी पॉइंट, यानी बेसिकली नंबर लाइन का जीरो। इस नंबर लाइन के जीरो पे मुझे एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। क्या बनाना है, 90 डिग्री का एंगल। तो मैंने यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ किया, ठीक है। आर्क ड्रॉ करने के बाद में आर्क के स्टार्टिंग में कंपास रखा, ठीक है, रोटेट करवाया, ठीक है जी। फर्स्ट कट किया तो कितने का एंगल बना, 60 का। फिर कंपास को 60 पे रखा, ठीक है जी। फिर रोटेट करवाया और फिर से कट किया तो ये कितने का एंगल बना, 120 का, ठीक है जी। 120 एंगल बनने के बाद में एक आर्क 60 से, ठीक है जी, और एक आर्क कहाँ से, 120 से, क्लियर। एक आर्क 120 से कट करेंगे। दोनों आर्क जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं बच्चे, उस पॉइंट को हमें ओ से ज्वाइन करा देना है, क्लियर। उस पॉइंट को हमें कहाँ से ज्वाइन करा देना है, ओ से। जैसे ही ज्वाइन कराया, ओ यानी बी से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। बेसिकली क्या ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया। ये परपेंडिकुलर क्या कर रहा है, क्या काम कर रहा है, सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है। कौन से पॉइंट पे, सेमी सर्कल को ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। कौन से पे, डी पॉइंट पे। और जैसे ही ये डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो ये जो बी डी लेंथ है ये ना बच्चे, ये बी डी लेंथ किसको रिप्रेजेंट करती है, रूट ऑफ 3.5 को। अब इसका रीज़न क्या है, एनसीईआरटी में साफ साफ रीज़न गिवन है, ठीक है। क्योंकि हम वन शॉट में वीडियो निपटाने के लिए आए हैं, हमें पता है कि क्वेश्चन जो आने वाला है उसका सोल्यूशन का पैटर्न क्या है वो आप समझें। तो मैंने क्या किया, बी पॉइंट पे कंपास रखा, डी तक ओपन किया। ये रूट ऑफ 3.5 डिस्टेंस है बेटा। कितनी डिस्टेंस है, रूट ऑफ 3.5, ठीक है। और इस रूट ऑफ 3.5 डिस्टेंस को जब मैंने मेजर कर ही लिया है, तो अब मैं इसको क्या करूँगा, क्लिक कर लूँगा ना कंपास से। अब मैं कट करा दूंगा नंबर लाइन पे, है ना। और जैसे नंबर लाइन पे जिस भी पॉइंट पे कट करेगा, ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, हमारा रूट ऑफ 3.5 को। ये रूट ऑफ 3.5 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया बहुत ही आसानी से, ठीक है। दिस मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन इज नॉन एज जियोमेट्रिकल मेथड। कौन सा मेथड बेटा, जियोमेट्रिकल मेथड, ठीक है। होप सो ये मेथड आपको अच्छे से क्लिक कर गया होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेट फॉर अ मिनट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से नंबर्स को, रियल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा सा, बहुत आसान है ये, सबको आता भी होगा, आप आई थिंक सो। सो क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट 3.123 on number line by successful या successive
सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान से समझिए आप क्या करेंगे। हम सबसे पहले मेरे पास नंबर लाइन है बेटा, ध्यान से समझना, क्लिक करते हैं बातों को बहुत अच्छे से। यहाँ पे 0 है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्लियर। आपको ये बात तो क्लिक कर गई कि 3.123 है ना, 3.123 यानी 3 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो वो 3 और 4 के बीच में होगा। तो आप क्या करो, 3 और 4 को जूम कर लो। जैसे ही आप इन दोनों को जूम करोगे ना बेटा, तो ये 3.0 है, तो इसके बाद आएगा 3.1, फिर आएगा 3.2, फिर आएगा 3.3, फिर आएगा 3.4, फिर आएगा 3.5, फिर आएगा 3.6, फिर 3.7, फिर 3.8, 3.9 और फिर आएगा 4.0, क्लियर। उसके बाद आप क्या करेंगे, 3.123 जो होगा वो 3.1 और 3.2 के बीच में होगा। तो मैंने इनको भी मैग्नीफाइज कर लिया ना, तो यहाँ पे मेरे पास आएगा 3.10, फिर 3.11, फिर 3.12, फिर 3.13, फिर 3.14, फिर 3.15, फिर 3.16, 3.17 एंड सो ऑन, ठीक है। मेरा जो नंबर है 3.123 वो 3.12 और 3.13 के बीच में होगा। तो मैंने फिर से एक नंबर लाइन ड्रॉ की बच्चे, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 3.120, फिर 3.121, फिर 3.122, 3.123, ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर है, ठीक है जी। 3.124, 3.125 एंड सो ऑन, क्लियर। तो हमें सक्सेसफुल मैग्निफिकेशन से भी पता चल जाता है कि कैसे हम हमारे गिवन रियल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इफ यू गॉट इट, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, रैशनलाइजेशन, ठीक है। रैशनलाइजेशन क्या होता है, ध्यान से समझें आप लोग। रैशनलाइजेशन इज सिंपल थिंग व्हेन द डिनोमिनेटर ऑफ एन एक्सप्रेशन कंटेन्स इररेशनल टर्म। मान लो डिनोमिनेटर किसी भी एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर, अब डिनोमिनेटर बोलो या न्यूमरेटर बोलो, ठीक है, अगर एक्सप्रेशन कंटेन करता है इररेशनल टर्म, ठीक है। डिनोमिनेटर की बात हम 9th क्लास में बेसिकली करने वाले हैं। तो अगर मान लो किसी भी एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर इररेशनल टर्म अपने अंदर कंटेन किए हुए है, तो उस इररेशनल टर्म को रैशनल टर्म में कन्वर्ट करने का जो प्रोसीजर है, दैट प्रोसीजर इज नॉन एज रैशनलाइजेशन, ठीक है। कैसे सर, एग्जाम्पल दो सर। एग्जाम्पल देखो बेटा, 1/√2 लिखा हुआ है आपके पास में, क्या लगता है आपको, डिनोमिनेटर इसका कैसा है, इररेशनल है। डिनोमिनेटर कैसा है इसका, इररेशनल, ठीक है। 1/√2 का डिनोमिनेटर इररेशनल है, न्यूमरेटर 1 है विच इज रैशनल, राइट। तो इसके डिनोमिनेटर को इररेशनल से रैशनल में कन्वर्ट कैसे करेंगे भाई साहब, इसमें √2 का मल्टीप्लाई और √2 का डिवाइड कर दो, ठीक है। और जब आप ऐसा कर रहे होगे, √2 टाइम्स 1 विच विल बी इक्वल टू √2, √2 टाइम्स √2 दैट इज इक्वल टू 2, क्लियर। तो √2/2 जो है बेसिकली ये अब एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसका डिनोमिनेटर अब कैसा है, रैशनल है, न्यूमरेटर कैसा है, इररेशनल। यही बस समझ में, सिंपल सी बात है कि डिनोमिनेटर अगर इररेशनल है तो उसको रैशनल में कैसे चेंज करें, कौन सा मेथड है, ऐसे मेथड को बोलते हैं रैशनलाइजेशन। इज इट क्लियर, होप सो आपको क्लियर होगा, ठीक है। रैशनलाइजेशन तो आप सबने अच्छे से क्लिक कर ही लिया होगा, लेकिन कुछ बातें हैं। अगर डिनोमिनेटर √a टाइप का है, अगर डिनोमिनेटर कैसे टाइप का है, √a टाइप का, तो उसमें √a ही मल्टीप्लाई कर दो, है ना। √a ही क्या कर दो, मल्टीप्लाई। लेकिन इस सिचुएशन में a अगर प्राइम नंबर है तभी हम ऐसा करेंगे, ठीक है। बट कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हम समझ लेते हैं कि अगर मान लो किसी भी सिचुएशन में √a इंटू √b लिखा हुआ है ना, √a इंटू √b लिखा हुआ है, और a एंड b आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स अगर हैं देन, ठीक है, अगर ऐसा है तो √a इंटू √b को हम √ab लिख सकते हैं, √a/√b को हम √a/b लिख सकते हैं, ठीक है जी। और वाइस वर्सा भी इन चीज़ों का क्या है, ट्रू है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, अगर √a प्लस √b का होल स्क्वायर बन जाएगा तो a प्लस बी होल स्क्वायर लगाएंगे तो a स्क्वायर मतलब √a का स्क्वायर a हो जाएगा, √b का स्क्वायर b हो जाएगा, और प्लस में 2ab मतलब 2 √a इंटू √b, उसको लिख देंगे 2 √ab, क्लियर।
अगर रूट ऑफ ए माइनस रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर अगर लिखा हुआ होगा तो बन जाएगा ए प्लस बी माइनस 2 रूट ऑफ ए बी। ये बातें आपको अगर पता है बहुत बढ़िया है, नहीं पता है तो इनकी अभी हम आगे इतनी प्रैक्टिस करने वाले हैं ना कि आप सबको ये चीज़ें याद हो ही जाएंगी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है मुझे, नेक्स्ट पॉइंट मुझे क्या बोलेगा, ध्यान से समझें आप, कि अगर रूट ऑफ ए प्लस रूट ऑफ बी लिखा हुआ है और उसमें रूट ऑफ ए माइनस रूट ऑफ बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब रूट ऑफ ए का स्क्वायर माइनस रूट ऑफ बी का स्क्वायर, तो बेसिकली बन जाएगा ये ए माइनस बी। क्लियर? और अगर मेरे पास लिखा हुआ है रूट ऑफ ए प्लस बी और उसमें रूट ऑफ ए माइनस बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट ऑफ ए का स्क्वायर तो ए हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर मान लो मेरे पास लिखा हुआ है ए प्लस रूट ऑफ बी और उसमें मैं मल्टीप्लाई करूं ए माइनस रूट ऑफ बी का, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में बेटा मेरे पास बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी, क्योंकि रूट ऑफ बी का स्क्वायर बी हो जाएगा। क्लियर? लास्ट पॉइंट, अगर रूट ऑफ ए प्लस रूट ऑफ बी को मल्टीप्लाई करना है रूट ऑफ सी प्लस रूट ऑफ डी से, ठीक है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे? सिंपल है, रूट ऑफ ए को रूट ऑफ सी से मल्टीप्लाई कर बेटा तो आ जाएगा रूट ऑफ ए सी। ठीक है, यहाँ पे सी और डी भी ऐड कर लेना, ये दोनों ये चारों ही पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। तो रूट ऑफ ए को रूट ऑफ सी से मल्टीप्लाई किया रूट ऑफ ए सी, रूट ऑफ ए को रूट ऑफ डी से मल्टीप्लाई किया तो रूट ऑफ ए डी, रूट ऑफ बी को रूट ऑफ सी से मल्टीप्लाई किया बेटा तो आ गया रूट ऑफ बी सी, और रूट ऑफ बी को रूट ऑफ डी से मल्टीप्लाई किया तो रूट ऑफ बी डी। कोई परेशानी वाली बात है ना? ये पॉइंट मुझे भी पता है, याद किसी को नहीं रहते, है ना? बस इतना सा क्लिक कर जाना चाहिए कि अगर रूट में ए प्लस रूट ऑफ बी दिख रहा है तो उसमें मल्टीप्लाई अगर रूट ऑफ ए माइनस रूट ऑफ बी का करेंगे तो जो दोनों टर्म बचेंगी उनके ऊपर रूट नहीं आता है, रूट नहीं आता है। मतलब अगर रैशनलाइजेशन कर रहे हैं तो प्रोसीजर तो सिर्फ फिक्स है कि रूट हटना चाहिए। और रूट कैसे हटेगा? अगर इस फॉर्मेट का है तो ये मल्टीप्लाई कर, इस फॉर्मेट का है तो ये मल्टीप्लाई कर, इस फॉर्मेट का है तो ये मल्टीप्लाई कर, इस फॉर्मेट का है ये मल्टीप्लाई कर। अपनी सुविधा के अनुसार हमें देखना है कि क्या मल्टीप्लाई करने पे क्या हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन है मेरे पास 4/3√2 और मुझे क्या करना है? इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज क्या करना है? डिनोमिनेटर को करना है रैशनलाइज। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मेरे पास दो सवाल हैं। पहली चीज, क्या सर मैं इसमें 3√2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करूं? क्या मैं इसका मल्टीप्लाई डिवाइड करूं, या फिर सर मैं इसमें √2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करूं? क्या करूं सर? क्या करेक्ट है? करेक्ट मेथड क्या है? तो आप बेटा ये समझें कि अगर आप इसमें 3√2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तब भी आंसर सेम आएगा, √2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तब भी आंसर सेम ही आएगा। लेकिन एक वर्ड होता है रैशनलाइजिंग फैक्टर, रैशनलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या कहता है? रैशनलाइजिंग फैक्टर वो क्वांटिटी होती है, वो मिनिमम क्वांटिटी जिससे एक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करें तो उसका डिनोमिनेटर रैशनल हो जाए, है ना? रैशनलाइजिंग फैक्टर इज मिनिमम, जो छोटे से छोटा ले सकते हो वो लो बेटा, वो होगा उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो जब भी रैशनलाइजिंग फैक्टर के बारे में पूछेगा कि इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? जो मिनिमम हो सकता है वो लेंगे। लेकिन यहाँ पे तो 3√3 है, हमने 3√2 लिखा हुआ है काफ़ी देर से, इसको 3 बना लेते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली 3 हो जाएगा। 4 को √3 से मल्टीप्लाई किया 4√3। अब 3 एज इट इज है, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा बच्चे? 3। तो 4√3 के डिवाइड में 3 3 का कितना आ गया? 9। ये हो गया हमारा आंसर। होप सो आपको क्लिक किया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। √2 + 3 मेरे पास न्यूमरेटर में है, √6 + √2 मेरे पास डिनोमिनेटर में है। आपको पता है रूट ऑफ ए प्लस रूट ऑफ बी दिख रहा है नीचे, तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे? रूट ऑफ ए माइनस रूट ऑफ बी का मल्टीप्लाई और वही चीज का डिवाइड। यानी यहाँ पे प्लस था तो माइनस वाले का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। और ऐसा करेंगे तो आपके पास में ये चीज, ये आइडेंटिटी, यानी लास्ट पेज पे जो हमने 8th नंबर का पॉइंट लिखा था ये वो आ गया। ठीक है, √2 को √6 से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट में आ जाएगा 12। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 2। 3 को √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√6 प्लस का, 3 को माइनस √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -3√2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, √6 + √2 इंटू √6 - √2, ये हो जाएगा √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो √6 का स्क्वायर कितना होगा बच्चे? 6 माइनस √2 का स्क्वायर कितना होगा?
रूट 2 का स्क्वायर 2, तो डिनोमिनेटर में बेसिकली 6 माइनस 2 बचेगा। और न्यूमरेटर के क्या हालचाल है, रूट ऑफ 12 को क्या लिख सकते हैं, देखो 12 जो होता है ना वो होता है 4 इंटू 3, 4 इंटू 3। अच्छा तो सर 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर रूट तो 2 हो गया। सर ये 3 जो है ना इसका कोई कुछ नहीं कर सकता, तो ये 12 जो होगा वो लिखा जाएगा 2 रूट 3 की फॉर्म में, माइनस 2 एज इट इज प्लस 3 रूट 6 एज इट इज माइनस 3 रूट 2 एज इट इज। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से मेरे पास बचेगा डिनोमिनेटर में 4 और न्यूमरेटर में बचेगा 2 रूट ऑफ 3 माइनस 2 प्लस 3 रूट ऑफ 6 माइनस 3 रूट 2। दिस इज द करेक्ट आंसर। होप सो आपको ये क्वेश्चन क्लिक किया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से समझें। इफ 12 प्लस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3 दैट इज इक्वल टू a प्लस b रूट 3 देन फाइंड a एंड b। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, कुछ भी नहीं है, और डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है मतलब इसका डिनोमिनेटर हटाना है। और डिनोमिनेटर तो कैसे हटेगा सर जी, डिनोमिनेटर में तो इरेशनल टर्म है, तो क्या करें, रैशनलाइज कर बेटा। रैशनलाइज करेगा तो 2 माइनस रूट 3 का मल्टीप्लाई करेगा, 2 माइनस रूट 3 का डिवाइड करेगा, और दैट इज इक्वल टू a प्लस बी रूट ऑफ 3 वाला टर्म एज इट इज मेरे पास पड़ा है। सेम प्रोसीजर, दोनों बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कर दें, 12 टू जा 24, 12 को रूट 3 से मल्टीप्लाई किया 12 रूट ऑफ 3, फिर रूट 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 2 रूट 3, फिर रूट 3 को माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो रूट 3 इंटू रूट 3 तो 3 होता है, माइनस साइन आ जाएगा। डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या कहते हो बेटा, a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 इक्वल टू a प्लस बी रूट 3। अभी वेट कर रहे हैं है ना, इनको बिल्कुल बैठा के रखा हुआ है कि आपके लिए कोई आ रहा है, रुक जाओ। 24 माइनस 3 क्या कहते हो बेटा, 24 में से 3 माइनस करूंगा कितना आएगा 21, माइनस 12 रूट 3 और प्लस 2 रूट 3 तो कितना बचेगा माइनस का 10 रूट 3, और 4 माइनस 3 मतलब डिवाइड में कितना बच रहा है 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो दैट इज इक्वल टू a प्लस बी रूट ऑफ 3। अब अगर हम कंपेयर करें जिसके साथ कोई अंडर रूट वाली क्वांटिटी नहीं है वो कौन हो जाएगा, a, तो a का वैल्यू हो गया मेरे पास 21, और प्लस का b रूट 3 है ना वो बेसिकली किसके इक्वल होगा, इस क्वांटिटी के है ना, माइनस 10 रूट 3 के। तो रूट 3 अगर हटा दें तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस 10 आ जाएगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर a एंड b। होप यू गॉट दिस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, x का वैल्यू क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं ध्यान से समझना। x का वैल्यू है रूट ऑफ 3 प्लस रूट ऑफ 2, रूट ऑफ 3 प्लस रूट ऑफ 2 मेरे पास x का वैल्यू है, और मुझे चाहिए x प्लस 1 बाई एक्स की होल पावर 4। देखो भाई x तो मेरे पास है, मेरे पास क्या नहीं है 1 बाई एक्स, तो पहले मैं 1 बाई एक्स कैलकुलेट कर लेता हूं। तो 1 बाई एक्स किया तो यहाँ पे आ गया 1 बाई रूट 3 प्लस रूट 2। पर सर अब तो यहाँ तो डिनोमिनेटर में सर इरेशनल टर्म आ गई, अब इरेशनल टर्म आ गई तो क्या करें, तो बेटा इरेशनल टर्म आ गई तो रैशनलाइज कर ले। तो रूट 3 प्लस रूट 2 डिनोमिनेटर में है, तो रूट 3 माइनस रूट 2 का मल्टीप्लाई भी कर ले और डिवाइड भी कर ले। जब हम ऐसा करेंगे तो रूट 3 माइनस रूट 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो रूट 3 माइनस रूट 2 इन द न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चे 3 माइनस रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। डिनोमिनेटर में 3 माइनस 2 आएगा, न्यूमरेटर में रूट 3 माइनस रूट 2 आएगा। 3 माइनस 2 कितना होता है बेटा 1 होता है, तो डिनोमिनेटर में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। रूट 3 माइनस रूट 2 ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा 1 बाई एक्स की, और जैसे ही 1 बाई एक्स की वैल्यू आई तो हम वहां पे बात करेंगे, यहां पे बात करेंगे x की जगह पे कितना लिख दूं साहब, तो आप बोलेंगे रूट 3 प्लस रूट 2 लिख दो सर, और फिर मैं पूछूंगा 1 बाई एक्स की जगह कितना लिख दूं, तो आप बोलोगे रूट 3 माइनस रूट 2 लिख दो सर। तो जैसे ही रूट 3 प्लस रूट 2 और रूट 3 माइनस रूट 2 और ऊपर पावर 4 लगाई तो रूट 2 प्लस का रूट 2 माइनस का क्या हो गया कैंसिल हो गया। रूट 3 प्लस रूट 3 कितना होगा बेटा 2 रूट 3, एंड 2 रूट 3 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 कितना होता है 16 होता है, 2 की पावर 4 मतलब तो कितना होता है 16, और रूट 3 की पावर 4 रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो जाएगा, फिर रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो जाएगा, 3 3 का कितना हो जाएगा 9, 16 इंटू 9 कितना होगा क्या लगता है 16 इंटू 9 144 लिख दें क्या, ये आंसर हो जाएगा। होप सो आपको ये बात समझ में आई होगी है ना, मज़ा आ रहा है सबको, हाँ जी मज़ा आ रहा है। चलें अगली बात करें, चलिए लास्ट कुछ ही स्लाइड रह गई है क्योंकि लास्ट टॉपिक है हमारे पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स
फॉर रियल नंबर्स, है ना। ये सिर्फ रियल नंबर्स की बातें करते हैं, अच्छे लोग हैं, रियल नंबर्स पे ही बातें करेंगे। इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव रियल नंबर्स, ध्यान से समझना, अगर ए और बी टू पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं और एम एंड एन आर टू रैशनल नंबर्स, एम और एन यानी जो पावर्स बनने वाली हैं वो रैशनल नंबर्स हैं, तो पर्टिकुलरली हम जब प्रोडक्ट लॉ की बात करेंगे, प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है कि ए पर एम इंटू ए पर एन, ए पर एम इंटू ए पर एन, ठीक है, ए पर एम इंटू ए पर एन जो होगा, जब भी मल्टीप्लाई का साइन होगा तो पावर ऐड हो जाएगी, और जब भी डिवाइड का साइन होगा तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ये बात आपको अच्छे से पता है, पता तो होगी, ठीक है, चैप्टर तो पढ़ा हुआ ही है। हम बेसिकली वन शॉट में इसको क्या कर लेते हैं, अच्छे से कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट होना चाहिए, यानी फर्स्ट और सेकंड वहां पे रह गए, तो थर्ड पॉइंट यहाँ पे आएगा मेरे पास, ठीक है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, ठीक है जी, एट्थ, क्लियर ना। चलिए, तो थर्ड पॉइंट क्या होगा, ए इंटू बी की होल पावर एम है। जब अंदर वाली चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में होती हैं और ब्रैकेट के बाहर जो पावर लगी हुई होती है तो वो इक्वली दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ना। इक्वली मतलब ऐसा नहीं आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट होगी, दोनों को उतनी उतनी पावर मिल जाएगी ना, ए की पावर एम और बी की पावर भी एम। अगर ए अपॉन बी है और होल पावर एम है तो इसको भी लिख देंगे हम ए पावर एम अपॉन बी पावर एम, ठीक है। अगर किसी क्वांटिटी की वैल्यू, क्वांटिटी की पावर अगर जीरो है, किसी क्वांटिटी की है ना, किसी क्वांटिटी के मतलब ए नॉन जीरो है, यहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, किसी नॉन जीरो क्वांटिटी की पावर जीरो हो जाती है तो रिजल्ट कितना आ जाता है बच्चे, 1 आ जाता है। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, तो समझो 2 पर 0 1 होता है। कैसे होता है कि 2 पर 0 को 2 पर 1 माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है, और 2 पर 1 माइनस 1 को 2 पर 1 अपॉन 2 पर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में आया होगा तभी तो माइनस किया होगा, और 2 पर 1 से 2 पर 1 कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा। क्लियर, नहीं समझे। 2 पर 1 अपॉन 2 पर 1 को अगर a पर m अपॉन a पर n वाले फॉर्मेट से, फॉर्मूले से a पर m माइनस n लिख सकते हैं, तो 2 पर 1 माइनस 1 को वापस 2 पर 1 अपॉन 2 पर 1 लिख सकते हैं, दोनों कैंसिल होंगे, रिजल्ट 1 आएगा, और ये था तो 2 पर 0, तो 2 पर 0 इज इक्वल टू 1। लेकिन ये होगा किसके लिए, नॉन जीरो क्वांटिटीज के लिए, ये आप समझें। अगर किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में किसी एक पर्टिकुलर नंबर की नेगेटिव पावर गिवन है तो उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, यानी 1 अपॉन ए पर एम लिख देंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और डिनोमिनेटर में रहते हुए भी कोई नेगेटिव है तो उसे ऊपर ले आएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है ना, कोई नेगेटिव बातें कर रहे हैं, है ना, तो पार्टी दे दो उसको, वो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। और अगर कोई पार्टी देने के बाद में भी नेगेटिव बातें कर रहा है तो फिर उसको पार्टी देना बंद कर दो, वो अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएगा। चले आगे, अगर रूट ऑफ ए की बात करें, है ना, तो रूट ऑफ ए का मतलब होता है ए की पावर 1/2, क्यूब रूट ऑफ ए का मतलब होता है ए पावर 1/3, फोर्थ रूट ऑफ ए का मतलब होता है ए पावर 1/4। अगर नेगेटिव ऑफ ए की पावर m लिखी हुई है तो उसके बेटा हम क्या कर सकते हैं, नेगेटिव ए को -1 इंटू पॉजिटिव ए लिख सकते हैं। अगर इसकी पावर m है तो वो पावर m इसके ऊपर भी लग जाएगी और इसके ऊपर भी लग जाएगी। क्लियर, जो बात हमने यहाँ पे की थी ये उसी चीज को हमने यहाँ पे यूज कर लिया। क्लियर, यहाँ तक की बातें अगर आपको समझ में आती हैं तो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। हाँ जी, क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन पे बातें करें, ठीक है, क्वेश्चन पे बातें की जाएं। चलिए, क्वेश्चन है मेरे पास, द वैल्यू ऑफ 1 पर 8, द वैल्यू ऑफ 1 पर 8, तो बेटा 1 पर 8 यानी 1 की पावर कितनी भी हो कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, इंटू 3 पर 0, किसी भी क्वांटिटी की पावर 0 है यानी वैल्यू 1, 5 पर 3, 5 पर 3 यानी 5 इंटू 5 इंटू 5, 2 पर 2 मतलब 2 इंटू 2, ठीक है, 2 5 10, 2 5 10, 100 हो गया, 100 5 500, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा, सी ऑप्शन। समझ में आया, हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया। 1 पर 8 मतलब 1 को 1 से 8 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया। 3 पर 0 समथिंग पर 0 इज 1, 5 पर 3 मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, 2 पर 2 मतलब 2 इंटू 2, सबको मल्टीप्लाई किया, 500, करेक्ट ऑप्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, अच्छे क्वेश्चन पे बात है ना, एक अच्छा क्वेश्चन, एक बेहतरीन क्वेश्चन है ना। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, 3 पर 35 प्लस 3 पर 35 प्लस 3 पर 35 प्लस 3 पर 35, 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 3 पर 35। देखिए कितनी बार है, चेक करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स 3 पर 35 है साहब। कितने टाइम्स है, 9 टाइम्स 3 पर 35 है। क्लियर, तो जब 9 टाइम्स 3 पर 35 मुझे गिवन है
और उसका रिजल्ट कितना गिवन है मुझे 9 पावर एक्स। तो मैं इसको सबको क्लब करके ऐसे लिख देता हूँ 9 टाइम्स 3 पावर 35 दैट इज इक्वल टू 9 पावर एक्स। तो मुझे वैल्यू चाहिए किसकी, एक्स की, है ना, समझ में आ रही है बात। 9 टाइम्स 3 पावर 35 कैसे लिखा मैंने, कितने बार हैं सारे लोग, 3 पावर 35 कितने टाइम्स है, 9 टाइम्स, 9 बार लिखा हुआ था तो इसको लिख दिया 9 टाइम्स 3 पावर 35। और जब मैंने ऐसा कर दिया तो ये जो 9 है ना बेटा, ये 9 होता है 3 की पावर 2 और यहाँ पे 3 पावर 35 ऑलरेडी है, इक्वल टू 9 पावर एक्स है। अब ये 9 पावर एक्स में भी हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, 9 क्या है 3 पावर 2 और उसकी पावर कितनी है एक्स, 3 पावर 2 और 3 पावर 35 तो ये मिला के मर्ज होके हो जाएगी 3 पावर 37 इक्वल टू 3 पावर 2x एज इट इज, ठीक है। तो 3 पावर 37 और 3 पावर 2x आपस में इक्वल हैं। ऑन कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स, बेस अगर सेम होते हैं तो ऑन कंपेयरिंग दी एक्सपोनेंट्स, अगर एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करने जाएं तो 37 किसके इक्वल हो जाएगा बेटा 2x के, तो x इक्वल टू हो जाएगा 37 अपॉन 2। क्लियर, होप सो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। यहाँ तक की बातें अगर क्लिक करिए तो बहुत बढ़िया। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बात की जाए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ध्यान से समझें, ठीक है, ध्यान से समझें ये पॉइंट क्या कहता है आपको। इफ 2 पावर a इक्वल टू 5 पावर b इक्वल टू 10 पावर c, इफ 2 पावर a इक्वल 5 पावर b इक्वल 10 पावर c, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन a b एंड c, फाइंड द रिलेशन बिटवीन a b एंड c। सिंपल सी बातें हैं, ध्यान से समझें आप लोग। अगर कभी भी दो चीजें इक्वल होती हैं तो हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब भी दो से ज्यादा चीजें इक्वल हो जाए ना आपस में, ठीक है, बेसिकली जब 3 चीजें इक्वल हो जाएं तब क्या करो, 3 तो नंबर ही थोड़ा सा अजीब लगता है मुझे, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों क्वांटिटीज को किसी एक फोर्थ क्वांटिटी के और इक्वल रख देंगे। क्लियर, 2 पावर ए, 5 पावर बी, 10 पावर सी, तीनों आपस में इक्वल थे, तो मैंने क्या किया, इसको एक और क्वांटिटी के इक्वल रख दिया। ठीक है, जब मैं इन 3 क्वांटिटीज को के इक्वल रख दूंगा तो आप ध्यान से समझें, 2 पावर ए भी इक्वल हो गया के, 5 पावर बी भी इक्वल हो गया के, और 10 पावर सी भी इक्वल हो गया के। क्लियर ना, कोई परेशानी वाली बात। और जब ऐसा हो गया तो ध्यान से समझना, जैसे ऐसा नहीं होता मल्टीप्लाई वाली चीज डिवाइड में चली जाती है इक्वल टू के उधर, वैसे ही यहां पे जो पावर न्यूमरेटर में है वो पावर उधर जाके डिनोमिनेटर में चली जाती है। तो 2 पावर ए अगर के इक्वल है तो 2 किसके इक्वल होगा, के पावर 1 अपॉन ए के इक्वल हो जाएगा। कैसे सर, ये कैसे हुआ बेटा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कभी ना कभी आपने 4 लिखा ही होगा, लिखते हो कि नहीं लिखते। जब ऐसा लिखते हो तो जब x की वैल्यू निकालते हो तो यहाँ पे √4 ऐसा कुछ कर लेते हो क्या, है ना, करते ही होगे, है ना, जनरली कर लेते हो। तो बेटा अगर मैं इसे √4 ना लिख करके 4 की पावर 1/2 लिख दूं, क्योंकि आपको पता है कि रूट ऑफ समथिंग इज इक्वल टू हाफ पावर ऑफ दैट थिंग, राइट। ठीक है, किसी भी क्वांटिटी की का रूट जो होता है बेसिकली डिनोट करता है उस क्वांटिटी की पावर हाफ को। ठीक है, तो ये जो 2 था ये उधर जाके पावर 1/2 बन गया। समझ में आ रही है बात आपको। तो अगर ये बात क्लिक कर रही है तो ये बात समझने में भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होनी चाहिए कि 2 पावर a इक्वल टू के है तो 2 इज इक्वल टू के पावर 1/a हो जाएगा। सिमिलरली 5 इक्वल्स टू के पावर 1/b हो जाएगा, और 10 इज इक्वल टू के पावर 1/c हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन चाहता है कि हम a, b और c के बिटवीन एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर दें। ठीक है, तो मैंने क्या सोचा कि यहाँ पे 10 जो है ना वो 2 और 5 के प्रोडक्ट के इक्वल है। क्लियर, 10 किसके इक्वल है, 2 × 5 के। अब 10 की वैल्यू क्या है मेरे पास, के पावर 10 की वैल्यू मेरे पास है के पावर 1/c, दैट इज इक्वल टू 2 की वैल्यू क्या है के पावर 1/a, और 5 की वैल्यू क्या है मेरे पास के पावर 1/b। अगर इतनी बात मुझे क्लियर है बच्चे, तो मैं अगली बात क्या कह सकता हूँ कि के पावर 1/c एज इट इज रहे अपनी जगह, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये जो दोनों के मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, बिल्कुल ऐड कर देंगे, तो के पावर हो जाएगा यहाँ पे 1/a प्लस 1/b। क्लियर, अब इस सिचुएशन में दोनों के बेसिस क्या है, सेम, तो ऑन कंपेयरिंग दी एक्सपोनेंट्स, ठीक है, जैसे ही हम एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करेंगे
जैसे ही हम एक्सपोनेंट्स को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो दोनों साइड्स की पावर सेम हो जाएंगी, मतलब 1/c किसके इक्वल हो जाएगा, 1/a प्लस 1/b के इक्वल हो जाएगा। 1/c इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, 1/a प्लस 1/b के इक्वल हो जाएगा। तो 1/c दैट इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम लिया, क्या एलसीएम आया, ab, यहाँ पे b, यहाँ पे a। क्लियर। तो रेसिप्रोकल अगर करने का रिवाज हमारे यहाँ है तो हम रेसिप्रोकल करके ये बता सकते हैं कि c की जो वैल्यू होगी वो ab अपॉन a प्लस b के इक्वल हो जाएगी। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको ये समझ आया तो बहुत ही बढ़िया। नाउ मूविंग टू द लास्ट। ठीक है, फ्रॉम माई साइड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, होप यू एंजॉयड टुडेज क्लास। We'll meet you again. I'll meet you again, right, with the next topic. तब तक के लिए ओके बाय।